चैप्टर 1 पहली मुलाकात। पाखी बेटा कहाँ हो, इतने देर से हम आपको आवाज दिए जा रहे हैं। आप हैं कि कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। सुन भी रही हो हमारी बात? कहाँ हो बेटा? बाबा हम सुन रहे हैं, हम बस आ रहे हैं, पाखी ने कहा। थोड़ी देर में पाखी बाहर आती है, एक हाथ में बैग दूसरे हाथ में चश्मा लिए। पाखी के बाबा मोहनदास जी कहते हैं, बेटा तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हें इसके लिए ही बुला रहे थे? बाबा हम आपकी बेटी हैं, हम नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा, पाखी ने कहा। अच्छा हम चलते हैं, हमें देर हो रही है, आपके लिए नाश्ता हमने टेबल पर लगा दिया है। बाबा हमें आज ऑफिस से थोड़ी देर हो जाएगी आने में, आप परेशान मत होना, हम आ जाएंगे। पाखी की बातें सुनकर मोहनदास ने कहा, अरे बेटा वो मिश्रा जी आए थे, उन्होंने एक बहुत अच्छे घर में तुम्हारे रिश्ते की बात की है, तुम्हारी तस्वीर मांग रहे थे लड़के वालों को दिखाने के लिए। तुम हाँ कहो तो हम दे दे तुम्हारी तस्वीर। बाबा आपसे हमने कितनी बार कहा है नहीं करनी हमें अभी शादी, कोई जरूरत नहीं है किसी को कोई तस्वीर देने की, पाखी गुस्से से मुंह फुलाते हुए कहती है। मोहनदास पाखी के बाबा कहते हैं, बेटा अगर तुमने किसी को पसंद किया होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। अपने बाबा की बातें सुनकर पाखी कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ हमने किसी को देख रखा है। ये कहते हुए पाखी मन ही मन खुश होते हुए कहती है, चलो अच्छा है, अब बाबा हमारे लिए रिश्ते देखना छोड़ देंगे। मोहनदास खुश होते हुए कहता है, तो बेटा जल्दी ही मिलवा देना हमें उस लड़के से, हम भी तो देखे हमारा होने वाला दामाद देखने में कैसा है। पाखी अपने बाबा की बातों का बिना कुछ जवाब दिए अपने ऑफिस चली जाती है। पाखी ऑफिस में अपना काम कर रही होती है, तभी उसे एक फोन आता है। फोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनकर पाखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भागते हुए ऑफिस से निकल जाती है। फ्लैशबैक। मोहनदास अपने पड़ोसी रघु के साथ बैठकर बातें कर रहे थे, वो दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। रघु पाखी को अपनी बेटी की तरह मानता था। दोनों बातें ही कर रहे थे कि अचानक से बादल गरजने लगे और बारिश शुरू हो गई। अरे ये बारिश कैसे होने लगी? ऐसे मौसम में पाखी ने तो कपड़े रखे थे सूखने के लिए, छत पर सारे गीले हो जाएंगे। तुम यही बैठो रघु, हम कपड़े लेकर आते हैं, छत से कहते हुए मोहनदास छत पर चले जाते हैं। कपड़ों को उठाते वक्त वो खुद भी गीले हो गए थे। वो कपड़ों को लेकर सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि उनका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और वो गिर गए। उनकी आवाज सुनकर रघु दौड़ता हुआ सीढ़ियों के पास आया तो मोहनदास बेहोश पड़े हुए थे। उनके सर से काफी खून बह जा रहा था। वो खुद को संभालते हुए मोहन को उठाते हैं, वो पाखी को कॉल करते हैं। जैसे ही पाखी ये सुनती है उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो फोन रख देती है और भागते हुए वो घर के लिए निकल जाती है। फ्लैशबैक एंड। पाखी का घर डॉक्टर मोहनदास का इलाज कर रहे थे। पाखी उनका एक हाथ पकड़कर रोए जा रही थी, आंसू जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। डॉक्टर पाखी को अपने साथ बाहर आने के लिए कहते हैं। डॉक्टर पाखी को उसके बाबा की कंडीशन के बारे में बताते हुए कहते हैं, खून काफी बह चुका है, इन्हें किसी भी तरह की टेंशन न होने दे, जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करे। ये जो कहे आप लोग वही करे, 24 घंटे इनके लिए बहुत भारी है। अगर थोड़ी सी भी टेंशन ली इन्होंने तो इनकी जान भी जा सकती है। पाखी ये सब सुनते ही रोने लगती है। डॉक्टर उसे एक पर्ची देते हैं जिस पर दवाइयां लिखी थी। पाखी उसे लेकर अंदर आ जाती है और अपने बाबा के पास बैठ जाती है। धीरे धीरे मोहनदास अपनी आंखें खोलते हैं। उनके चेहरे को देखकर ही लग रहा था वो कितनी तकलीफ में है। वो धीरे से अपना हाथ उठाते हैं। पाखी तेजी से उनका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। पाखी के बाबा धीरे से कहते हैं, बेटा मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बाबा कहिए, पाखी रोती हुई आवाज में कहती है, जिसे देखकर मोहनदास की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं, बेटा हम उस लड़के से मिलना चाहते हैं, तुम उसे बुलाओ। ये सुनकर पाखी के होश उड़ जाते हैं और पाखी मन ही मन कहती है, कैसे बताए बाबा को, हमने उनसे झूठ कहा था। मोहनदास कहते हैं, बेटा हम जानते हैं हम ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे, हम बस तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहते हैं, ये हमारी आखिरी इच्छा है। ये सुनते ही पाखी को झटका सा लगता है। वो रोते हुए कहती है, बाबा आप कहीं नहीं जा रहे हमें छोड़कर, और फुट फुट कर रोने लगती है। रघु जो पास खड़ा सब देख और सुन रहा था, उसके आंखों में भी आंसू थे। वो पाखी को संभालते हुए कहता है, बेटा अभी मोहन की हालत बहुत खराब है, अगर तुम उसके सामने ऐसे रोओगी तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। जाओ जाकर मोहन की दवाई ले आओ। पाखी जो अपने बाबा की ऐसी हालत देखकर होश खो बैठी थी, दवाई का पैकेट हाथ में लिए सड़क पर बेसुध सी चल रही थी। उसे बाहर का शोर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, अपने ख्यालों में ही गुम पाखी बस चले जा रही थी। तभी उसे कोई हॉर्न सुनाई दिया। पाखी इधर उधर देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही एक कार पर जाती है। कार बहुत तेजी से आ रही थी।
इससे पहले पाखी को कुछ समझ आता एक तेज आवाज के साथ गाड़ी रुकती है, पर तब तक पाखी उस कार को अपनी तरफ आता हुआ देखकर बेहोश होकर वही गिर जाती है। आसपास चल रहे लोग ये देखकर वही रुक जाते हैं और घेरा बना लेते हैं। तभी कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक लड़का बाहर आता है जिसकी पर्सनैलिटी देखकर वहां सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। वो जल्दी से पाखी के पास जाता है, उसे बेहोश देखकर अपनी कार से पानी की बोतल निकालकर उसके ऊपर पानी के कुछ छींटे मारता है, जिससे पाखी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। मैडम, आप सड़क पर चल रही थी, किसी महल में नहीं जो अपने ख्यालों में ही गुम थी आप? उस लड़के ने कहा। उस लड़के की बातें सुनकर पाखी उस आवाज की तरफ देखती है, एक लड़का जो उसे ही अपनी दोनों आंखों से घुरे ही जा रहा था। पाखी उठते हुए कहती है, आई एम सॉरी, गलती हमारी थी, हमारा ध्यान कहीं और था। तभी पाखी बोलते हुए गिरने लगती है। उसे गिरता देख वो लड़का जल्दी से उसे अपनी बाहों थाम लेता है। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम शौक में हो, अभी भी सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, अपना पता बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। पाखी कहती है, नहीं, हम खुद चले जाएंगे। वो जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है जाने के लिए उसके कदम एक बार फिर लड़खड़ाने लगते हैं। ये देखकर वो लड़का उससे कार का दरवाजा खोलते हुए उसकी तरफ देखता है। पाखी समझ जाती है और कार में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में वो दोनों पाखी के घर पहुंच जाते हैं। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 2 शादी। कार में बैठे दोनों ही लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था आज किस्मत उन्हें एक बंधन में हमेशा के लिए बांधने वाली है। थोड़ी ही देर में दोनों पाखी के घर पहुंच जाते हैं। पाखी कार से उतरती है, वो डे से ही उसे थैंक्स कहने के लिए झुकने ही वाली थी, तभी उसे रघु की चीख सुनाई देती है। ये सुनते ही पाखी कुछ कहे बिना ही अंदर चली जाती है। अरुण उसे ऐसे करते देखकर अपने मन में ही कहता है, अजीब लड़की है, थैंक्स बोले बिना ही चली गई। ये कहते हुए अरुण अपनी कार स्टार्ट करने लगता है। तभी उसकी नज़र वही कार की सीट पर रखे पैकेट पर जाती है, जिसे खोलते हुए अरुण मन में ही कहता है, अब ये किसका है। जैसे ही उसकी नज़र दवाइयों पर जाती है, वो समझ जाता है ये उसी लड़की का है। वो पैकेट उसे देने के लिए अपनी कार से बाहर आ जाता है और अंदर की तरफ चल देता है। अंदर जाते ही पाखी देखती है उसके बाबा की सांसें सामान्य से तेज चल रही थी। पाखी उनके हाथ को पकड़कर बैठ जाती है और उनके हाथ को सहलाने लगती है। मोहनदास अपनी बेटी को देखकर थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहते हैं, बेटा तुमने उसे बुलाया? पाखी कहती है, किसे बाबा? मेरे होने वाले दामाद को बेटा। ये सुनते ही पाखी के एक बार फिर से होश उड़ जाते हैं और वो अपने मन में ही कहती है, कहाँ से लाऊं आपका दामाद जब मैं किसी को जानती ही नहीं। कैसे कहूँ आपसे, हमने झूठ कहा था आपसे। ये सब सोचते हुए पाखी कुछ कहने ही वाली होती है कि पीछे से आवाज आती है, मिस, ये आपका पैकेट गाड़ी में ही रह गया था। ये सुनते ही सब उस आवाज की तरफ देखते हैं। लंबा कद, परफेक्ट शेप, बॉडी लुक्स ऐसे कि सामने वाला अपनी नजरें ही ना हटा पाए। उस शख्स को देखकर मोहनदास के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वहीं रघु भी खुश होते हुए कहता है, मोहन तेरा दामाद तो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता है। ये सुनते ही जहां मोहनदास के चेहरे पर खुशी थी तो वहीं पाखी का चेहरा पीला पड़ गया था। अरुण तो अपने पीछे देखने लगा। उसे लगा शायद वो शख्स उसके पीछे खड़ा है जिसकी वो लोग बात कर रहे हैं। जब अरुण ने देखा उसके पीछे कोई नहीं है तो उसे समझने में देर नहीं लगी, वो उसकी बात कर रहे हैं। पाखी और अरुण एक दूसरे को शौक में देख रहे थे। तभी मोहन की बात से दोनों का ध्यान टूटता है। हमारी बेटी की पसंद है, अच्छी कैसे नहीं होगी रघु। अरुण कुछ बोलने ही वाला होता है कि इतने में पाखी झट से कहती है, हाँ बाबा ये वही है। ये सुनते ही अरुण पाखी को अजीब नजरों से देखता है और मन में कहता है, ये हो क्या रहा है। ये लोग सब पागल हो गए हैं क्या? पता नहीं सुबह किसका चेहरा देखकर उठा था जो ये सब मेरे साथ हो रहा है। अभी मुझे यहाँ आए 5 मिनट भी सही से नहीं हुए और इन सब ने मुझे इस घर का दामाद बना दिया। अरुण यही सब सोच ही रहा था कि तभी पाखी कहती है, अरे आप वहां क्यों खड़े हैं, यहाँ आए बाबा से मिलिए। ये सुनते ही अरुण जैसे सदमे में चला गया, डेड पैन फेस, और मन ही मन खुद से कहता है, ये तो पागलों का पागल खाना लगता है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए वरना ये सब मुझे भी पागल कर देंगे। ये सोचते हुए अरुण बाहर की तरफ जाने को पलट ही रहा था कि तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। वो जैसे ही अपने हाथ को देखता और फिर उस हाथ को देखता है जिसने अपने दोनों हाथों के बीच में उसके हाथ को थामा हुआ था। उस हाथ को देखते हुए उसकी नज़र जैसे ही ऊपर उठती है, दो बड़ी बड़ी काली गहरी आंखों से टकरा जाती है जिनमें काजल लगा था जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन आंखों में देखते ही उसे महसूस हुआ कि वो आंखें उससे कुछ कह रही है, पर उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने हाथ पर पाखी के हाथों की पकड़ कसती हुई महसूस हुई। कितने बेवकूफ है ये, इसे इशारे भी समझ नहीं आते।
है भगवान, किसी और को ही भेज देते, मेरी मदद के लिए आपको भी इसी बेवकूफ को भेजना था। पाखी मन में ही खुद से ये सब कहे जा रही थी। दोनों को ऐसे खड़े देखकर रघु कहता है, पाखी बिटिया अब क्या दामाद जी को वहीं खड़ा रखोगी? यहाँ लेकर आओ, हमें भी मिलवाओ दामाद जी से। रघु की बातों पर पाखी ने कहा, जी काका आ रहे हम। ये सब सुनकर तो अरुण और ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो कभी पाखी तो कभी रघु और मोहनदास की तरफ देखता। तभी फुसफुसाती हुई आवाज में उसे कुछ सुनाई देता है, मैं बाद में आपको सब समझा दूंगी, अभी प्लीज वैसा ही करिए जैसा हम आपको कह रहे हैं। पाखी ने कहा तो अरुण उसे हैरान और परेशान नजरों से बस उसे देखे ही जा रहा था। पाखी उनके पास आते हुए कहती है, ये हमारे रघु काका है और ये हमारे बाबा। अरुण दोनों को देखते हुए नमस्ते करता है। बाबा और काका ये है कहते हुए पाखी मन में ही कहती है, जल्दबाजी में तो हमने इस लंगूर का नाम ही नहीं पूछा। अरुण जैसे ही अपना नाम बताने ही वाला था, पाखी तपाक से कहती है, राम नाम है इनका। ये कहते हुए पाखी एक लंबी सांस लेती है, तो वही अरुण ये सुनकर पाखी की तरफ देखते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ये लड़की नहीं राजधानी एक्सप्रेस है। किस एंगल से इसे मेरा नाम राम लग रहा है? कम से कम मेरी पर्सनैलिटी को देखकर कोई अच्छा सा नाम बता देती। मोहनदास अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे और मुस्कुराते हुए दोनों को देख रहे थे कि तभी फिर से उनकी सांसें उखड़ने लगती है। पाखी जिसके आंखों के आंसू अभी सही से रुके भी नहीं थे कि फिर से बहने लगते हैं। अरुण उनकी हालत को देखते हुए कहता है, हमें अभी इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। अभी अरुण ये कह ही रहा था कि मोहनदास उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बेटा जितनी जिंदगी हमें जीनी थी हमने जी ली है, अब तो बस यही आखिरी इच्छा है, हम अपनी पाखी बिटिया की शादी अपनी आंखों से देख ले। ये सुनते ही अरुण तो जैसे सदमे में चला गया, उसके पास कुछ नहीं था बोलने के लिए। पाखी, बाबा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, पहले आप ठीक हो जाए। मोहनदास, नहीं बेटा तुम्हारी शादी आज ही होगी। बोलो बेटा, क्या तुम हमारी इच्छा पूरी करोगी, हमारी आखिरी इच्छा? पाखी बेबस नजरों से अपने बाबा को बस देखे ही जा रही थी। वो रोते हुए कहती है, बाबा आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये सब सुनकर अरुण को समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे, वो बस उन दोनों बाप बेटी को देखे ही जा रहा था। इन सब के बीच रघु ने डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर अंदर आते हुए कहता है, आप लोगों से कहा था इन्हें टेंशन मत लेने देना वरना इनकी सिचुएशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ऑलरेडी इनके पास टाइम कम है। ये बात वो पाखी की तरफ देखते हुए धीरे से कहते हैं। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 3 शादी संपन्न हुई। शादी की बात सुनकर अरुण के जैसे पैर जमीन पर ही जम गए थे। वो गहरी सोच में ही डूब गया। पाखी ने जैसे ही अरुण के कंधे पर हाथ रखा तो डे से अरुण अपने ख्यालों से बाहर आया। तब तक डॉक्टर भी जा चुके थे। वहां पाखी, अरुण, रघु और मोहनदास ही थे। तभी बाहर से किसी के आने की आहट आती है। सब उस तरफ देखते हैं, सामने से एक औरत आती हुई दिखती है। पाखी जल्दी से जाकर उस औरत के गले से लग गई और रोने लगी। उसे चुप कराते हुए उस औरत ने कहा, रो मत बेटा, मैं हूं ना, क्या मैंने तुझमें और काव्या में कभी कोई फर्क किया है? तू भी मेरी ही बेटी है। तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तभी रघु आगे आकर अपनी पत्नी सुलोचना देवी, जो मायके से अभी अभी आई थी, उसे सब बता देता है। वो मोहन के पास आते हुए कहती है, भाई साहब पर इतनी जल्दी शादी की सभी तैयार कैसे होंगी? जब वो लोग बात कर रहे थे, इसी बीच पाखी अरुण का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और उसे सारा सच बता देती है। सब सुनने के बाद अरुण उसे अपनी एक भौएं उठाकर देखते हुए कहता है, तो तुम चाहती मैं तुमसे शादी करूं? देखो मिस, मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया था, खुद की शादी करवाने नहीं। तुम किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। हम किसी लड़के को नहीं जानते और न ही कोई हमारा दोस्त है, तो किससे मदद ले, हम आप ही बताए। पाखी कहती है। अरुण पाखी की तरफ देखते हुए कहता है, जानती तो तुम मुझे भी नहीं हो, फिर मुझसे शादी के लिए क्यों तैयार हो? पाखी, आप हमें जानते भी नहीं, फिर भी आपने हमारी मदद की, हमें घर तक छोड़ने आए। आप एक अच्छे इंसान हैं, यह आपके व्यवहार से हमें पता चल गया है। तो तुम अब मेरी तारीफ करके मुझे शादी के लिए फोर्स करना चाहती हो? पाखी, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप चाहे तो यहां से जा सकते हैं, बस जाने से पहले एक बार हमारी बात सुन लीजिए। अरुण, कहो क्या कहना है, अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए कहता है। पाखी, ये शादी सिर्फ हमारे बाबा के लिए करेंगे हम। शादी होने के बाद आप जा सकते हैं यहां से, हम भी नहीं रोकेंगे आपको। ये सिर्फ एक नाटक होगा जिसे ना आप सच मानेंगे और ना हम, शादी तो असली होगी। अरुण कहता है। पाखी, हाँ शादी असली होगी, पर जिस शादी को दोनों ही लोग निभाना नहीं चाहते हो, वो शादी असली हो या नकली क्या फर्क पड़ता है? अरुण मन में कुछ सोचता है। उसे पाखी के बाबा की कंडीशन याद आती है। पाखी,
अरुण को देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगती है। वो मन ही मन कहती है भगवान प्लीज ये हाँ कह दे। देखो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते हुए ही पाखी अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब उसके चेहरे पर तनाव थोड़ा कम दिख रहा था। तभी अरुण कहता है मेरी कुछ कंडीशन है, अगर वो तुम मान लो तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। पाखी झट से कहती है हमें मंजूर है। अरुण पहले सुन तो लो। पाखी बोलिए। अरुण फ्यूचर में अगर तुम्हारा मन बदला और तुम इस शादी को सच मानने लगी तो भी इस शादी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा और न ही तुम मुझे इसके लिए फोर्स करोगी। पाखी खुद से ही कहती है क्या इसे ऐसा लगता है मैं इसके पीछे पड़ जाऊंगी। कितनी बड़ी गलतफहमी है इससे। ओके आगे कहो। अरुण आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और तुम आगे मुझसे मिलने की कोशिश भी नहीं करोगी। बोलो मंजूर है तुम्हें। पाखी आंखें बड़ी करके अपने सामने खड़े उस इंसान को देखे ही जा रही थी। ये अपने आप को समझता क्या है फ्लश्ड। क्या ये हमारा कोई फेवरेट हीरो है जिसके पीछे हम पागल हो जाएंगे। तभी एक आवाज से पाखी अपने ख्यालों से बाहर आती है। बोलो क्या तुम्हें मंजूर है। पाखी हाँ लेकिन ये सारी बातें आपको भी माननी होगी। अरुण ओके। जब दोनों घर के पीछे से अंदर की तरफ आते हैं तो उन्हें वहां काफी सारे लोग दिखे जो पहले वहां मौजूद नहीं थे। ये देखते हुए पाखी कहती है काकी ये सब क्या है। सुलोचना कहती है बेटा आज शाम को ही तुम्हारी शादी है, ये सब तो करना ही होगा। ज्यादा कुछ नहीं तो पर थोड़ी बहुत रस्में तो करनी ही होगी। ये सुनकर पाखी को कोई हैरानी नहीं होती। वो हालात को अच्छे से समझ रही थी। ये जल्दबाजी भी हालातों के वजह से थी। तभी कुछ औरतें आती है और अरुण को अपने साथ ले जाती है और कुछ औरतें आकर पाखी को। थोड़ी देर बाद दोनों को ही हल्दी लग रही होती है। अरुण जो औरतों के बीच बैठा हुआ था उसके चेहरे के भाव किसी को समझ ही नहीं आ रहे थे। एक औरत अरुण से कहती है बेटा आज तुम्हारी शादी है, चेहरे पर थोड़ी तो खुशी लाओ, ऐसे मुंह लटका हुआ है जैसे शादी जबरदस्ती करवाई जा रही हो। अरुण हल्की सी मुस्कान के साथ मन में ही कहता है सही कहा आपने, जबरदस्ती तो हो रही है मेरे साथ। कहा दोस्त की शादी में एंजॉय करने आया था, अब देखो खुद की बर्बादी होते होते हुए देख रहा हूं। अनअम्यूज्ड। ये सोचते हुए अरुण के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वहीं अरुण से थोड़ी दूर पर बैठी पाखी को भी हल्दी लग रही थी। वो अरुण के चेहरे के बदलते हुए भाव को देख रही थी, उसकी हालत को भी समझ रही थी। वो खुद भी इस चीज को महसूस कर रही थी। देखते ही देखते समय बीत रहा था, पहले हल्दी फिर मेहंदी और अब वो घड़ी गाय, जिसमें दो अनजान लोग एक दूसरे से बंधन में बंधने जा रहे थे, जिसे वो दोनों चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे। इस बात से अनजान दोनों ही लोगों को पंडित जी मंडप में बुलाते हैं। सुलोचना पाखी को लेने चली जाती है। शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो रही थी, ऐसे माहौल की वजह से सब बहुत सादा था। कुछ औरतें अरुण को लेकर आती है। अरुण खुद से ही कहता है ये मैं कहाँ फंस गया। यक। सुलोचना पाखी को देखते हुए कहती है बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। माँ शब्द सुनते ही पाखी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख सुलोचना पाखी के आंसू पोंछते हुए कहती है हम भी तो तुम्हारी माँ जैसी है। सुलोचना काजल का टीका पाखी के कान के नीचे लगाते हुए कहती है नजर न लगे मेरी बच्ची को, अब रोना नहीं, आंखों से सारा काजल बह जाएगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुई पाखी पर अरुण की नजर पड़ती है। वो उसे देखकर कहीं खोसा जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की उसने अभी तक नहीं देखी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ, सुंदर चेहरा, लाल रंग की बनारसी साड़ी में वो किसी खिले हुए लाल गुलाब के जैसे लग रही थी। ये पहले इतनी खूबसूरत थी या अभी लग रही है, अरुण खुद से ही कहता है। टीयर्स ऑफ जॉय। बेटा तुम्हारी ही पत्नी है, शादी के बाद जी भर के देखते रहना, अभी शादी कर लो। ये सुनते ही अरुण घबरा जाता है और अपनी नजरें नीचे कर लेता है। टंग आउट। थोड़ी देर में सभी वहां आ जाते हैं। मोहनदास को व्हीलचेयर पर लाया जाता है। एक एक कर शादी की सभी रस्में होती है। सभी अपने हाथों से वर वधू पर फूल फेंक रहे होते हैं। कुछ देर बाद शादी की सभी रस्में हो जाती है। तभी पंडित जी कहते हैं शादी समापन हुई। चैप्टर 4 आफ्टर 2 years। दिल्ली _ खुराना मेंशन। आज सब अरुण की पसंद का होना चाहिए, एक औरत सभी को ऑर्डर देते हुए कहती है। तभी पीछे से आवाज आती है माँ आप सबसे ज्यादा भाई से प्यार करती है, आप हमारे लिए तो इतना कुछ नहीं करती है। झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए अरुण की छोटी बहन माही अर्पणा से कहती है। अर्पणा खुराना अरुण खुराना की माँ है। अर्पणा खुराना तुम दोनों ही मेरे लिए एक जैसे हो बेटा, अब चलो जल्दी से मेरी हेल्प करो। अरुण के नीचे आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। हाँ माँ आप ज्यादा मत सोचे, भाई के आने से पहले सब हो जाएगा। अरुण जो रेडी होकर नीचे ही आ रहा था अचानक से रुक जाता है।
इतनी शांति आज कोई उठा नहीं है क्या? अरुण अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहता है। इस टाइम तक सभी उठ जाते हैं, फिर आज कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहते हुए अरुण सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ आने लगता है। तारांकन 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 तारांकन, हैप्पी बर्थडे टू यू कहते हुए सभी अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आते हुए कहते हैं। कोई किचन से तो कोई रूम से और माही तो डाइनिंग टेबल के नीचे से निकलते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे भाई, जिसे देखकर अरुण के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। माही के सर पर चपत लगाते हुए अरुण माही से कहता है, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली छुपने की? ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। वहां खड़े लोग जिनमें अरुण की माँ और बहन, बाकी सब उसके घर में काम करने वाले लोग हैं। अरुण की माँ अर्पणा अरुण के पास आते हुए कहती है, तुम्हारे पापा और भाई जल्दी ही वापस आ जाएंगे अपना काम खत्म करके। उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भिजवाए हैं, मैंने तुम्हारे कमरे में रखवा दिए हैं, देख लेना। माही अरुण के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए टेबल के पास लेकर आ जाती है। टेबल पर रखे केक को कट करने के लिए माही अरुण को एक नाइफ पकड़ा देती है। जैसे ही अरुण केक कट करने के लिए आगे बढ़ता है, किसी की आवाज सुनते ही रुक जाता है। मैन डोर से हैप्पी बर्थडे माय लव कहते हुए एक लड़की अंदर आती है, जिसे देखकर माही का मुंह बन जाता है और वो पास खड़े एक नौकर से कहती है, पता नहीं भाई को इसमें ऐसा क्या दिखा जो भाई ने इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इशिता बेटा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, अरुण की मां कहती है। इशिता अपने हाथों में पकड़े रेड रोज का बुके अरुण को देते हुए उसके गालों पर हल्के से किस करती है, जिसे देख अरुण की मां अपना मुंह दूसरी तरफ कर देती है। माही तो उसे खा जाने वाली नजरों से ही देख रही थी। अरुण केक कट करता है, सभी को केक अपने हाथों से खिलाने के बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। जाने से पहले वो अपनी मां को उसकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने से मना कर देता है। एक ऊंची बिल्डिंग के फ्लैट में दो लड़कियां बेड पर सो रही थी। अलार्म की आवाज सुनकर एक लड़की अपना हाथ बढ़ाकर अलार्म को बंद कर देती है। दूसरी लड़की अपना हाथ बढ़ाकर फोन लेकर टाइम देखते हुए कहती है, काव्या 8 बज रहे हैं, हम लेट हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तुम्हें भी तो अपने ऑफिस जाना है। उसकी बातें सुनते ही काव्या झट से उठकर बैठ जाती है। काव्या पाखी, अगर हम आज भी लेट हो गए तो आज बॉस हमारी हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे, कहते हुए काव्या वॉशरूम की तरफ भागने लगती है। पाखी, अरे पहले हमें जाने दो, तुम तो जॉब भी कर रही हो, हमें तो इंटरव्यू के लिए जाना है, अगर हम लेट हो गए तो जॉब भी नहीं मिलेगी हमें। तुम्हें तो जॉब अभी मिली भी नहीं, हम देर से गए तो हमारी लगी हुई जॉब भी चली जाएगी, वॉशरूम के अंदर से काव्या कहती है। अंडरस्को। थोड़ी देर में दोनों ही लड़कियां तैयार होकर डाइनिंग टेबल आ जाती है। ब्रेकफास्ट करते हुए काव्या पाखी से कहती है, देखो पाखी, जिस कंपनी में तुम जा रही हो ना, वो कंपनी दिल्ली की टॉप कंपनियों में से एक है, वहां जॉब मिलना आसान नहीं होगा, फिर भी तुम अपना बेस्ट देना। पाखी, ओके काव्या, वैसे हमें लगता है तुम्हें जॉब मिल जाएगी। पाखी, तुम इतनी श्योर कैसे हो? काव्या, तुम इतनी खूबसूरत हो, इंटरव्यू लेने वाला तो तुम पर ही फ्लैट हो जाएगा। पाखी, हमें ऐसे जॉब नहीं चाहिए, हमें हमारी क्वालिफिकेशन के दम पर जॉब चाहिए। काव्या, बेस्ट ऑफ लक माय क्यूटी पाई, पाखी का एक गाल खींचते हुए कहती है। दोनों ही ब्रेकफास्ट के बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अरुण कार ड्राइव कर रहा था, इशिता उसके बराबर में बैठी थी। वो कंटिन्यू बिना पल के झपकाए अरुण देख रही थी, जैसे वो अरुण को अपनी आंखों में समा लेना चाहती हो। उसकी चाहत अरुण को पाने की उसकी आंखों साफ दिखाई दे रही थी। दोनों की खामोशी तोड़ते हुए इशिता अरुण से कहती है, अरुण, हम दोनों 4 सालों से साथ हैं, तुम्हें नहीं लगता अब हमें शादी कर लेनी चाहिए? अरुण ये सुनते ही कार साइड में रोक देता है। ये सब वो इतनी जल्दी में करता है? इशिता ये देखकर घबरा जाती है। वो अरुण की तरफ देखते हुए पूछती है, आर यू ओके? अंडरस्को। अरुण बस हम में जवाब देता है। इसके बाद दोनों ही बिना कुछ बोले चले जाते हैं। अरुण इशिता को उसके ऑफिस ड्रॉप करके अपने ऑफिस आ जाता है। अरुण के ऑफिस में अंदर आते ही सारा स्टाफ उसे विश करता है। वो सबको एक स्माइल पास करता हुआ अपने कैबिन में आ जाता है। तारांकन 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 तारांकन, स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो, स्माइल विद अ हेलो। चैप्टर 5, अरुण की फीलिंग्स। अरुण जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है, उसके सारे एम्प्लॉय उससे विश करते हैं। अरुण सबको एक एडोरेबल स्माइल देते हुए अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। कैबिन के अंदर आते ही अरुण जैसे पीछे पलटता है, कोई उसके आगे आते हुए उसे टाइटली हग करता है। गले लगाते हुए वो शख्स अरुण से कहता है, हैप्पी बर्थडे मेरे यार। अरुण उसे थैंक्स कहते हुए उससे पूछता है, तू यहाँ कब आया मुंबई से? रोहित, जो अरुण का दोस्त है, उसके सवालों का जवाब देते हुए कहता है, तेरे बर्थडे और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या? दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। रोहित, क्या बात है, तू कुछ परेशान सा लग रहा है। एवरीथिंग इज ओके ना? अरुण, मैं आज इशिता के साथ ऑफिस आ रहा था, इशिता ने मुझसे कहा अब हमें शादी कर लेनी चाहिए।
रोहित ये तो अच्छी बात है, फिर तू क्यों इतना अपसेट हो रहा है, तुझे तो खुश होना चाहिए। अरुण, जब इशिता ने शादी का नाम लिया तो मेरी आंखों के सामने उस राजधानी एक्सप्रेस का चेहरा आ गया। रोहित, तेरा मतलब है वो पाखी लखनऊ वाली? अरुण, हाँ। रोहित यार, उस बात को 2 साल हो गए हैं, अब तक तो तुझे वो भूल भी गई होगी। और तू है कि अब तक उससे याद कर रहा है? अरुण, मैं उसे याद नहीं करता, जब कोई शादी का नाम लेता है तो उसका चेहरा अपने आप आंखों के सामने आ जाता है मेरी। रोहित, मुझे अच्छे से याद है, आज भी वो दिन। फ्लैशबैक अंडरस्कोर। अरुण फोन रिसीव कर। यार कहाँ है तू? रोहित अरुण को कॉल करते हुए इधर से उधर कमरे में चक्कर लगा रहा था। तभी सामने से उसे अरुण आता हुआ दिखाई देता है। अरुण, कहाँ था यार, इतनी देर से कब से तुझे कॉल कर रहा हूँ और तू है कि कॉल ही रिसीव कर रहा मेरी? रोहित अरुण से कहता है। रोहित की बातों का बिना कुछ जवाब दिए अरुण अपना बैग पैक करने लगता है। रोहित अरुण को हिलाते हुए उससे कहता है, भाई ये क्या कर रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू बिना कुछ बोले अपना बैग पैक कर रहा है। जा, कहाँ रहा है तू? अभी कुणाल की शादी हुई नहीं है। अरुण, मैं यहाँ से अभी इसी वक्त जा रहा हूँ, अब और नहीं रहना मुझे इस शहर में, कहते हुए अरुण बैग में अपना सामना रखने लगता है। रोहित, पर हुआ क्या है जो तू ऐसे जा रहा है यहाँ से बिना शादी अटेंड किए? हम यहाँ शादी में शामिल होने के लिए ही तो आए थे। शादी हुई भी नहीं है और तू जाने की बात कर रहा है। अरुण, जब दिल्ली आएगा तो सब बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाने दे। मैं इस शहर में अब और 1 मिनट भी नहीं रहना चाहता, कहते हुए अरुण अपना बैग लेकर जाने लगता है। रोहित अरुण का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, अगर तू जाएगा तो मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। अरुण रोहित से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, अगर हम दोनों ही चले गए तो कुणाल को अच्छा नहीं लगेगा। तू रुक यहाँ, कुणाल की शादी होने के बाद आराम से आ जाना। पर वर कुछ नहीं रोहित, मैं ठीक हूँ, तू दिल्ली आ, मैं तुझे सब बताता हूँ। ये सब सुनकर रोहित अरुण को जाने देता है। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। रोहित और अरुण दोनों ही बैठकर बातें करते। अरुण रोहित से कहता है, मैं नहीं चाहता कभी वो मेरे सामने भी आए। रोहित, जो अरुण की बातें सुन रहा था, उससे कहता है, अगर वो तेरे सामने अचानक से आ गई तब क्या करेगा तू? अरुण, ऐसा कभी नहीं होगा। वो वहां लखनऊ में है और मैं यहाँ दिल्ली में, ऐसा गलती से भी नहीं हो सकता। रोहित अरुण को देखते हुए कहता है, होने को तो बहुत कुछ हो जाता है, जैसे तेरी शादी वो भी हो गई थी, कहते हुए मुस्कुराता है। फिर कुछ सोचते हुए अरुण से कहता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, शायद आज तुझे कोई सरप्राइज मिलने वाला, भगवान की तरफ से उनका गिफ्ट। मैं चाहता हूँ वो लड़की तेरे सामने आ जाए, मैं भी तो देखूं तू उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करता है। ये कहते हुए रोहित हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ। रोहित, अरे यार ऐसे मत देख, मैं मजाक कर रहा था भाई। वैसे यार, जब भी तेरी शादी वाली बात आती है मुझसे मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती है। जिस लड़की से तू पहली बार मिला उसके साथ उसी दिन तेरी शादी हो गई। ये कहते हुए एक बार फिर से रोहित जोर जोर से हंसने लगता है। अरुण, जो उसे बस घूर कर देखे ही जा रहा था, रोहित से कहता है, तू अपना मुंह खुद बंद करेगा या मैं करूँ? ये सुनते ही रोहित खामोश हो जाता है। थोड़ी देर और बातें करने के बाद रोहित अरुण से नाइट में मिलने का कहकर चला जाता है। एक लड़की कैब से उतर के जल्दबाजी में चली आ रही थी, सामने से आते हुए एक लड़के से टकरा जाती है। आई एम सॉरी, वो हम। इट्स ओके, रोहित कहता है। जब रोहित की नज़र उस लड़की पर पड़ती है तो वो बिना पलके झपकाए बस उसे देखता ही रह जाता है। उसकी 2 बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, खूबसूरत चेहरा, उसके खुले काले लंबे बाल, पीले सफेद रंग कॉम्बिनेशन का चूड़ीदार सूट में पाखी बला की खूबसूरत लग रही थी। रोहित तो अपनी पलके झपकाना ही भूल गया था, वो उसे बस एकटक देखी ही जा रहा था। पाखी, रियली सॉरी सर, हम वो। रोहित, हे रिलैक्स, आई एम फाइन, आर यू ओके? पाखी, हाँ, मैं अपना सर हिलाती है। रोहित, क्या तुम यहाँ काम करती हो? पाखी, हम यहाँ इंटरव्यू देने आए हैं। रोहित, फिर तो ऑल द बेस्ट कहना बनता है। पाखी, थैंक यू सर, कहते हुए पाखी अंदर चली जाती है। रोहित उसे जाते हुए देखता है, अपने पेंट की जेब से फोन निकालकर एक नंबर डायल करता हुआ अपनी कार में बैठ जाता है। पाखी अपना इंटरव्यू देकर वही बैठकर रिजल्ट का वेट कर रही थी। तभी एक प्यून आकर नोटिस बोर्ड एक लिस्ट लगाकर चला जाता है। पाखी जब उस लिस्ट को दिखती तो वो इंटरव्यू में सिलेक्ट हुए लोगों की लिस्ट थी, जिसमें अपना नाम देखकर पाखी खुश होते हुए काव्या को फोन करती है और उसे सब बता देती है। काव्या भी सुनकर खुश होती है। थोड़ी देर बात करके पाखी कॉल कट कर देती है। तारांकन चैप्टर 6 अधूरी मुलाकात। अरुण अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। अरुण अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को पते हुए कम इन कहता है। एक शख्स जिसने नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, देखने में काफी हैंडसम था। वो शख्स अरुण के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मयंक सर, वो आपकी सेक्रेटरी मिस कनिका का मेल आया था, वो कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आएगी।
उसने अपनी लीव को एक्सटेंड करवाया है। मयंक जो रोहित का मैनेजर है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने मयंक को हीरो की तरह इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है, तो दोस्तों मयंक भी हमारी स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। अरुण मयंक से कहता है, आई डोंट नो तुम क्या करोगे। कैसे करोगे? मुझे कल तक एक न्यू सेक्रेटरी चाहिए, वो भी कनिका की तरह अपने काम परफेक्ट होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? मयंक ओके सर कहते हुए अपना सर हिलाता है और वहां से चला जाता है। मयंक अपने कैबिन में आते हुए कहता है, अब कल तक ऐसी सेक्रेटरी कहां से लाऊं जो अपने काम में परफेक्ट हो। वो थोड़ी देर ऐसे ही अपने कैबिन में चक्कर लगाते हुए कुछ सोचता है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उससे कहता है आज जो इंटरव्यू हुआ था उसमें सेलेक्ट किए हुए लोगों की लिस्ट लेकर उसके कैबिन में आए। थोड़ी देर बाद मयंक का असिस्टेंट उसे लिस्ट वाली फाइल लाकर देता है। मयंक उस फाइल को अच्छे से पढ़ता है। उसमें उन लोगों की सारी डिटेल्स थी जो इंटरव्यू में सेलेक्ट हुए थे। मयंक फाइल में एक जगह पॉइंट करते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है, कल जैसे ही ये ऑफिस आए इसे मेरी कैबिन में लेकर आना। असिस्टेंट ओके सर कहकर वहां से चला जाता है। अरुण जो अभी तक अपने काम में डूबा हुआ था, फोन के रिंग होने से हाथ में पकड़ी हुई फाइल टेबल पर रखकर दूसरे हाथ से कॉल पिक करता है। सारी बातें सुनने के बाद अरुण ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। पाखी किसी को कॉल करते हुए फ्लैट की बालकनी से बाहर का नजारा देख रही थी। कॉल रिसीव होते ही दूसरी तरफ से आवाज आती है, हम बस यहां से निकल ही रहे हैं, तुम रेडी रहना, काव्या पाखी से कहती है। थोड़ी देर बाद काव्या अपने फ्लैट पहुंच जाती है। दोनों ही रेडी होकर घर से निकलती है। कैब में बैठी पाखी काव्या से पूछती है, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? काव्या पाखी से कहती है, अरे यार तुझे जॉब मिली है, सेलिब्रेशन तो करना बनता है। हमें एक क्लब पता है, वो क्लब दिल्ली के फेमस क्लबों में से एक है, हम दोनों वहीं जा रहे हैं। पाखी थोड़ा घबराते हुए काव्या से कहती है, हमें कुछ सही नहीं लग रहा हमारा ऐसे क्लब जाना। काव्या पाखी को समझाते हुए कहती है, पाखी हम दिल्ली में हैं, चिल यार कुछ नहीं होगा। हम हमारे ऑफिस के लोगों के साथ पहले भी जा चुके हैं वहां। दिस प्लेस इज परफेक्टली सेफ फॉर गर्ल्स, अब ज्यादा मत सोचो कहते हुए काव्या अपने फोन में देखने लगती है और दूसरी तरफ पाखी जिसके चेहरे पर घबराहट अभी भी है। पाखी खुद से ही कहती है, कैसे बताए तुम्हें काव्या, हमें थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, बताएंगी तो तुम नहीं समझोगी। हमें खुद समझ नहीं आ रहा हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। कैब एक बड़े से क्लब के बाहर आकर रुकती है। कैब से उतरते ही पाखी की नज़र वहां खड़े बॉडीगार्ड्स पर जाती है जो बड़ी सावधानी के साथ सबको चेक कर रहे थे। पाखी समझ गई थी इस क्लब की सिक्योरिटी बहुत हार्ड है, कोई भी अननोन पर्सन आसानी से एंटर नहीं हो सकता। पाखी ये सब सोच ही रही थी। तभी काव्या पाखी का हाथ पकड़ते हुए बॉडीगार्ड को अपने फोन में एंट्री पास दिखाते हुए क्लब के अंदर चली जाती है। पाखी और काव्या के अंदर जाते ही वहां रोल्स रॉयस ब्रांड की एक कार आकर रुकती है। वहां खड़े बॉडीगार्ड जल्दी से आकर कार का डोर ओपन करते हैं जिसमें से अरुण और रोहित बाहर आते हैं। वो क्लब अरुण का ही था। वो दोनों क्लब के अंदर आते ही वीआईपी रूम में चले जाते हैं जहां उनके कुछ फ्रेंड्स उनका पहले से ही वेट कर रहे थे। अंदर जाते ही अभिषेक, कुणाल, राज एक साथ तीनों ही अरुण को विश करते हैं। वो सारे वही बैठे बातें कर रहे थे। तभी राज कहता है, क्या हम यही बैठे रहेंगे? कुणाल उसे देखते हुए कहता है, समझ रहा हूं तू क्या कहना चाहता है। राज कुणाल की बातों का जवाब देते हुए कहता है, भाई शादी तेरी हुई है, मेरी नहीं, तू बना रहे पत्नी व्रतापति। ये सुनते ही सारे हंसने लगते हैं। कुणाल बस मुंह बनाकर सबको देखते हुए कहता है, तुम लोगों की शादी होने दो फिर बताता हूं मैं तुम लोगों को। ये कहते हुए कुणाल अपनी वाइन का ग्लास खाली कर देता है। अभिषेक भाई थोड़ा आराम से पी, अगर ज्यादा चढ़ गई तो भाभी तुझे घर में अंदर आने नहीं देंगी। फिर करते रहना बाहर खड़े रहकर चौकीदारी घर की। ये सुनते ही एक बार फिर से सब हंसने लगते हैं जिसे देख कुणाल पूरी तरह से चिढ़ जाता है। अरुण और रोहित जो कुणाल को देख रहे थे एक दूसरे को इशारे करते हैं और कुणाल के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, वो दोनों तेरी टांग खींच रहे हैं। कुणाल दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम दोनों भी वही कर रहे हो, इसलिए ज्यादा स्मार्ट मत बनो, मेरा टाइम भी आएगा तब देख लूंगा मैं सभी को। रोहित खड़े होते हुए कहता है, कितने टाइम बाद हम सब मिले हैं आज और यहाँ ऐसे बैठे हैं, चलकर बाहर थोड़ा चिल करते हैं। राज, अभिषेक, कुणाल हाँ करते हुए खड़े होते हैं। अरुण भी उनके साथ ही चला जाता है। अरुण बार काउंटर पर जाकर खड़ा हो जाता है और वाइन पीते हुए उन चारों को डांस करते हुए देखता है। अरुण सभी को डांस करते हुए देख ही रहा था कि अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो धीरे से कहता है, राजधानी एक्सप्रेस। कहते हुए अरुण डांस फ्लो की तरफ आने लगता है। तभी उसके सामने रोहित आते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है? अरुण, मैंने उसे देखा। रोहित, किसे देखा? अरुण, उसे ही, राजधानी एक्सप्रेस को। रोहित, तुझे चढ़ गई है भाई, वो यहाँ कैसे हो सकती है? अरुण, मैंने उसे अभी क्लब से बाहर की तरफ जाते हुए देखा है।
रोहित लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो लखनऊ में है ना, फिर यहाँ कैसे? अरुण वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे अभी देखा। रोहित ये भी तो हो सकता है ये तेरा वहम हो। सुबह ही हमने उसके बारे में बातें की थी और तूने अभी थोड़ी ड्रिंक भी की है, शायद इसलिए तुझे वो दिख रही हो। अरुण रोहित की बातें सुनकर खुद से ही कहता है रोहित सही कह रहा है, वो यहाँ कैसे हो सकती है, ये शायद मेरा वहम ही है। थोड़ी देर पहले काव्या पाखी को डांस फ्लो की तरफ खींचते हुए कहती है क्लब में आए हैं, थोड़ा एंजॉय नहीं किया तो क्या किया? पाखी मना करती है लेकिन काव्या उसकी एक नहीं सुनती। पाखी काव्या का मन रखने के लिए वही खड़ी हो जाती है और उसे डांस करते हुए देखती है। कुछ टाइम बाद पाखी काव्या को घर जाने के लिए कहती है लेकिन काव्या उसकी एक नहीं सुनती। 2-3 बार कहने के बाद काव्या मान जाती है। जब दोनों वहां से जाने लगते हैं, इसी दौरान काउंटर पर खड़े अरुण को बाहर जाती हुई पाखी दिख जाती है। पाखी को देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। तारांकन तारांकन चैप्टर 7 अनटाइटल्ड चैप्टर। पाखी जो जल्दबाजी में 2-3 बर्तन तोड़ चुकी थी। काव्या उसे घुरकर देखते हुए कहती है अभी बस 3 ही बर्तन टूटे हैं, अगर ऐसे ही तुम करती रही तो एक भी बर्तन नहीं बचेगा। मानते हैं आज तुम्हारे जॉब का पहला दिन है, थोड़ी घबराहट हो रही होगी, तुम्हें समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम ऑफिस नहीं जंग पर जा रही हो। पाखी हम पहले से ही नर्वस है, तुम और हमें नर्वस मत फील कराओ। काव्या जस्ट रिलैक्स, सब ठीक होगा, तुम पहले ब्रेकफास्ट करो। पाखी जैसे तैसे ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए चली जाती है। खुराना इंडस्ट्री। पाखी ऑफिस में जैसे ही एंटर होती है, मयंक का असिस्टेंट रिसेप्शन पर ही उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उसकी नज़र पाखी पर जाती है, उसे वो अपने साथ लेकर मयंक के कैबिन की तरफ चला जाता है। कैबिन के अंदर मयंक उन दोनों का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही दोनों कैबिन में एंटर होते हैं, मयंक के चेहरे पर पाखी को देखते ही स्माइल आ जाती है। कुछ देर तक तो मयंक भी अपनी पलकें झपकाए बिना उसे देखता ही रह जाता है। पाखी के गुड मॉर्निंग कहते ही मयंक अपने होश में आता है। पाखी को बैठने के लिए कहकर उसे सब समझा देता है। पाखी को अलर्ट करते हुए मयंक उससे कहता है तुम्हारे पास अभी 30 मिनट और है, ये जो फाइल तुम्हारे सामने उसमें सब है, एक बार अच्छे से सब समझ लो। पाखी हाँ में अपना सर हिलाते हुए ओके कहती है। अरुण ऑफिस में आता है और अपने कैबिन में चला जाता है। अरुण के कैबिन में जाते ही उसे डोर नॉक होने की आवाज आती है। अरुण कम इन कहकर अपने सामने रखी फाइल को देखने लगता है। फाइल देखते हुए अरुण का चेहरा थोड़ा नीचे की तरफ झुका होता है। गुड मॉर्निंग सर की आवाज सुनकर अरुण अपना चेहरा ऊपर करते हुए सामने की तरफ देखता है। अरुण जैसे ही अपने सामने पाखी को खड़े देखता है, चौंकते हुए कहता है तुम। अरुण की आवाज जो उस समय लाउड साउंड हो रही थी, तो वही पाखी अरुण को अपने सामने देखकर घबराते हुए कहती है आप। थोड़ी देर पहले जहां उस कैबिन का माहौल शांत था, अब वही उन दोनों की प्रेजेंस से गर्म हो गया था। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को ऐसे ही देख रहे थे, तभी अरुण अपनी खामोशी तोड़ते हुए पाखी से कहता है अरुण तुम यहाँ कैसे? पाखी धीरे से कहती है हम यहाँ जॉब करते हैं, हमारा मतलब है आज हमारे जॉब का पहला दिन है। कहते हुए पाखी खामोश हो जाती है और खुद में ही बड़बड़ाती है ये लंगूर हमारा बॉस है, कर लिया अब हमने यहाँ काम। डेड पैन फेस। अरुण तुम्हें यहाँ जॉब किस गधे ने दी? पाखी आप कहना क्या चाहते हैं? हमें ये जॉब ऐसे ही नहीं मिली है, हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर हुआ है। अरुण अपना एक हाथ गाल पर रखकर सोचते हुए कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो। ये सुनते ही पाखी जो थोड़ी देर पहले नर्वस फील कर रही थी, गुस्से से अरुण के ऊपर किसी बम की तरह फट पड़ती है। टीयर्स ऑफ जॉय। आप अपने आप को समझते क्या हो? हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, ऐसा आप सोच भी कैसे सकते हैं? स्मर्क। अरुण इसमें सोचने वाली क्या बात है, तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो, ये प्रूफ करने के लिए काफी है। पाखी आप ना। अरुण हाँ मैं। दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के सामने आ गए थे। पाखी अरुण की बातों का जवाब देने ही वाली थी, तभी मयंक वहां आ जाता है। वो दोनों को ऐसे खड़े देखकर अरुण से कहता है सर ये पाखी दास है, जब तक कनिका नहीं आ जाती तब तक ये कनिका की जगह काम करेगी। अरुण नो वे, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। अरुण की बातें सुनते ही पाखी कहती है हमें भी कोई शौक नहीं है आपके साथ काम करने का, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। मयंक क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये दोनों जिस तरह बातें कर रहे हैं उससे तो यही लगता है। मयंक खुद से ही कहता है। अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है हाँ जाओ जाओ, कौन सा तुम्हारे यहाँ काम ना करने से कंपनी बंद हो जाएगी। टीयर्स ऑफ जॉय। मयंक जल्दी से अरुण के पास आकर उसे थोड़ा दूर ले जाकर धीमी आवाज में कहता है
सर अभी हमें इनकी बहुत ज़रूरत है, मैंने इनकी क्वालिफिकेशन खुद चेक की है, ये एक अच्छी एम्प्लॉय है और इनके पास काम करने का एक्सपीरियंस भी है, हमें इनकी ज़रूरत है तब तक जब तक कनिका नहीं आ जाती, हमारा काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, पहले से ही इन्हें रोक लीजिए सर, इतनी जल्दी हमें इनके जैसी एक्सपीरियंसड एम्प्लॉय नहीं मिलेगी। अरुण जो चुपचाप मयंक की बातें सुन रहा था उसकी तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, फाइन। पाखी जो दोनों को बातें करते हुए देख रही थी, मयंक से कहती है, सर हम रिजाइन कर रहे हैं, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। मयंक, मिस पाखी आप ऐसा नहीं कर सकती है। पाखी मयंक को घूरते हुए पूछती है, क्यों नहीं कर सकते हम रिजाइन? मयंक, अभी आप न्यू एम्प्लॉय है इसलिए आपको कंपनी के रूल्स के बारे में नहीं पता। आपको रिजाइन करने से 1 महीने पहले नोटिस देना होगा। पाखी, क्या? मयंक जी, अब आपको 1 महीने तक इसी कंपनी में काम करना होगा। पाखी खामोशी से दोनों को देखते हुए कहती है, कहाँ फंस गए हम? अरुण मयंक को बाहर जाने का इशारा करते हुए अपने कदम पाखी की तरफ बढ़ाता है। उसके पास जाकर दोनों हाथों को अपने पेंट की जेबों में रखते हुए पाखी से कहता है, कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग बिना नोटिस दिए न मैं तुम्हें निकाल सकता हूं और न ही तुम ऐसे जा सकती हो। हम दोनों के लिए बेहतर होगा इस 1 महीने तक हम दोनों अपने काम से काम रखे, बॉस और एम्प्लॉय की तरह रहे, इसके अलावा हमारे बीच कोई और रिश्ता नहीं होगा। पाखी अरुण को घूरते हुए कहती है, रिश्ता रखना भी कौन चाहता है, हम तो ये बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता भी न रखे। अरुण पाखी की बातें सुनकर उसे एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है, इसलिए 2 साल पहले तुमने मुझसे रिश्ता बनाया था। पाखी अरुण की बातें सुनकर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वो कुछ कहती उससे पहले अरुण कहता है, जाओ और मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ। पाखी अरुण को घूरते हुए वहां से चली जाती है। अरुण अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, तुम 2 साल बाद मेरे सामने कैसे आ गई मिस? राजधानी एक्सप्रेस तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब जब तुम आ ही गई हो तो अब बारी मेरी है, तैयार हो जाओ मिस पाखी मेरा टॉर्चर झेलने के लिए। ये कहते हुए अरुण के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 8 अरुण और पाखी की नोकझोंक। पाखी जो अरुण की कॉफी बना रही थी और खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, बस अब यही काम करना रह गया, कॉफी बनाओ और इस लंगूर को पिलाओ, जैसे वे खुद है वैसी ही कॉफी पीते हैं, कड़वी मुंह बनाते हुए पाखी कहे जा रही थी। अरुण अपने कैबिन में बैठा पाखी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी पाखी आती है। वो कॉफी अरुण को देकर जाने लगती है। वो जैसे ही पीछे पलटती है उसे एहसास होता है किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया हो। पाखी की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो मन में ही कहती है, इस लंगूर का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस लंगूर ने हमारा दुपट्टा क्यों पकड़ लिया है? पाखी एक बार फिर कोशिश करती है आगे बढ़ने की, दुपट्टे के खींचने के कारण पाखी आगे नहीं बढ़ पाती। तभी यह क्या बदतमीजी है, पाखी गुस्से से कहते हुए पीछे पलटती है। पाखी की आवाज सुनकर अरुण जो कॉफी का मग एक हाथ में लिए दूसरे हाथ में पकड़ी फाइल को देख रहा था, पाखी की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखता है। पाखी जो अरुण को देखती है उसके एक हाथ में कॉफी का मग दूसरे में फाइल होती है। तभी उसकी नजर अपने दुपट्टे पर जाती है जो टेबल के कोने में फंसा हुआ था, जिसे देखकर पाखी के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और खुद से ही कहती है, बोलने से पहले एक बार देख तो लिया कर पाखी, अब ये लंगूर हमें नहीं छोड़ेगा। पाखी अरुण की तरफ देखती है और हल्की सी स्माइल करते हुए अपने दुपट्टे को निकालने की कोशिश करती है। अरुण अपनी चेयर से उठता है और पाखी को देखते हुए उसके पास आकर उसका फंसा हुआ दुपट्टा निकालकर कहता है, क्या कहा था अभी तुमने? पाखी पीछे होते हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं, और नकली हंसी हंसती है। अरुण आगे बढ़ते हुए कहता है, नहीं, मैंने सुना तुमने कुछ कहा। जब सुन लिया है तो पूछ ही क्यों रहे हो? कहते हुए पाखी पीछे दीवार से टकरा जाती है। पाखी जैसे ही साइड से जाने लगती है अरुण अपना हाथ दीवार से सटा देता है। पाखी दूसरी साइड से जाने को होती है, अरुण दूसरी साइड भी अपना हाथ दीवार से सटा देता है, जिसके वजह से पाखी अरुण के दोनों हाथों के बीच में दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है। तभी अरुण पाखी से कहता है, बदतमीजी कहा था ना तुमने? बदतमीजी किसे कहते हैं बताऊं तुम्हें? वो अपने चेहरे को पाखी के चेहरे के सामने लाकर कहता है, जिसे देख पाखी घबरा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अरुण जो बस पाखी को देखे ही जा रहा था। पाखी को देखते हुए वो उसकी खूबसूरती में कहीं खो सा गया था। पाखी धीरे से कहती है, सॉरी, जिसे सुन अरुण अपने होश में आता है और पीछे हटते हुए कहता है, आगे से ध्यान रखना, कुछ भी कहने से पहले देख लेना। पाखी अपना सर हाँ में हिलाती और वहां से चली जाती है। अरुण वापस से अपना काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद मयंक वहां आता है। एक लंबी सांस लेते हुए वो अरुण से कहता है, मिस्टर मेहरा मान गए हैं हमारे साथ ये प्रोजेक्ट करने के लिए, आज शाम उन्होंने एक मीटिंग फिक्स की है। अरुण ओके कहता है। मयंक वहां से जाने लगता है। तभी अरुण उसे रोकते हुए कहता है, उस बकबक को भी इन्फॉर्म कर देना। मयंक ये सुनकर अपना सर खुजलाने लगता है। वो सोचते हुए कहता है, ये बकबक कौन है?
अरुण जो उसे ही देख रहा था उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहता है, ज्यादा मत सोचो, उसी की बात कर रहा हूँ जिसे तुम लेकर आए हो। मयंक, सर मैंने मिस पाखी को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है, वो उसी की प्रिपरेशन कर रही है। अरुण, ठीक है, उसे कहना 7 बजे मेरे कैबिन में आ जाए। मयंक, ओके सर। पाखी जो अपने डेस्क पर अपनी कोहनी रखकर अपने चेहरे को हाथ पर टिकाते हुए सोच रही थी। ऑफिस का पहला दिन हमारा इतना स्ट्रेस भरा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। फिर मुंह बनाते हुए कहती है, ये सब उस लंगूर की वजह से हुआ है। खडूस कहीं का। वो ये सब बोल ही रही थी तभी उसका फोन रिंग होता है। पाखी देखती है काव्या उसे कॉल कर रही है। पाखी फोन पिक करती है। पाखी, हेलो काव्या, तो मैडम कैसा चल रहा है आपका पहला दिन ऑफिस में? पाखी, सब बताएंगे तुम्हें घर आकर। काव्या, हमें थोड़ी देर हो जाएगी आने में। काव्या, क्यों? पाखी, हमें बॉस के साथ एक मीटिंग में जाना है। काव्या, लेकिन आज तो तुम्हारा पहला दिन है, फिर तुझे क्यों ही जाना है? पाखी, हम तुम्हें सब बताएंगे, बट कॉल पर नहीं, हमें घर आने दो। काव्या, ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। पाखी अपनी डेस्क पर बैठी अधूरी फाइलों को कंप्लीट कर रही थी। वो घड़ी की तरफ देखती है, 7 बजने वाले थे। वो जल्दी जल्दी फाइल कंप्लीट करके अरुण की कैबिन की तरफ जाने लगती है। कैबिन के पास पहुंचकर पाखी नॉक करती है। अरुण की आवाज सुनकर पाखी अंदर जाती है। अरुण, फाइल्स कंप्लीट है। पाखी, यस सर। अरुण, ठीक है चलो। अरुण आगे, पाखी अरुण के पीछे चलने लगती है। पाखी के एक हाथ में उसका हैंडबैग, दूसरे हाथ से फाइल पकड़ी हुई थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए चल रही थी। अरुण जो उसके आगे बिना कुछ भी हाथ में लिए चल रहा था, उसे देखकर पाखी मुंह बनाते हुए कहती है, चल तो ऐसे रहे हैं जैसे कहीं के राजा हो और हम सारे उनके नौकर। तभी वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा जाती है। वो खुद को और फाइलों को तो संभाल लेती है, पर उस आदमी ने जो अपने हाथ में पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था वो सारा पाखी के कपड़ों पर गिर जाता है, जिससे पाखी के सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। जब अरुण पाखी को पीछे मुड़कर देखता है तो वो उससे कहता है, तुम एक भी काम सही से नहीं कर सकती, सही नाम रखा है मैंने तुम्हारा, राजधानी एक्सप्रेस। पाखी यह सुन अरुण को घूरकर देखती है। अरुण उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अरुण, अब चलोगी या यहीं खड़ी रहोगी? पाखी अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहती है, हमारे कपड़े गीले हो चुके हैं, ऐसे में हम कैसे मीटिंग में जा सकते हैं? अरुण, अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो। पाखी जो गुस्से से पूरी लाल हो चुकी थी, बिना कुछ बोले अरुण पीछे चली जाती है। दोनों कार में बैठते हैं। अरुण ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देता है। अरुण का इंस्ट्रक्शन सुनते ही ड्राइवर सड़क पर गाड़ी भगाने लगता है। कुछ ही मिनट में वो लोग पहुंच जाते हैं। अरुण को कार से उतरता देख पाखी भी उतर जाती है। अरुण, फाइल्स को कार में ही रहने दो और मेरे पीछे आओ। पाखी जो चुपचाप अरुण की बातें सुन रही थी, वो जैसा कहता है पाखी वैसा ही करती है। वो बिना कुछ बोले अरुण के पीछे चली जाती है। वो दोनों एक बुटीक में एंटर होते हैं। पाखी ये देखकर हैरान थी कि वो मीटिंग में जाने की बजाय बुटीक में आए हैं। बुटीक जो काफी बड़ा था, वहां रखी सभी ड्रेसें बहुत ही एक्सपेंसिव दिख रही थी। उनके डिजाइन को देखकर कोई भी कहता वो एक एक ड्रेस उनकी कीमत हजारों से लाखों में थी। पाखी ये देखकर हैरान थी, अरुण उसे इतने बड़े बुटीक में लेकर आया है। पाखी कुछ कहती इससे पहले अरुण उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें जो ड्रेस अच्छी लग रही हो उसे लो और चेंज करके आओ। जल्दी करो, हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। पाखी उसकी तरफ देखते हुए कहती, ये ड्रेसें काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, हम इन्हें नहीं खरीद सकते। अरुण पाखी को गुस्से से देखते हुए कहता है, जितना कहा है उतना करो। पाखी अरुण का गुस्सा देखकर थोड़ा डर जाती है। वो जल्दी से अपनी नजरें अरुण से हटाकर इधर उधर देखने लगती है। वो ड्रेसेज को देखते हुए कहती है, हम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते, अब क्या करें हम? पाखी ये सोच ही रही थी। तभी उसकी नजर एक कोने में जाती है जहां पर एक ब्लू कलर की सिफोन की साड़ी हैंगर में लगी थी। पाखी उस ओर बढ़ती है और उस साड़ी को लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। तारांकन तारांकन चैप्टर 9 अरुण की जेलसी। पाखी जो इधर उधर देख रही थी, उसकी नज़र एक रॉयल ब्लू रंग की सिफोन की साड़ी पर जाती है। वो साड़ी बहुत सिंपल थी, उसमें कोई भी वर्क नहीं था। पाखी को वो साड़ी मीटिंग के लिए परफेक्ट लगी। पाखी वो साड़ी लेकर वहां से चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। अरुण जो पाखी को ड्रेस सिलेक्ट करने का बोलकर अपना फोन यूज कर रहा था, तभी उसके कानों में किसी के कदमों की आहट आती है। अरुण जो अपना सर नीचे की तरफ झुकाए हुआ था, उन कदमों की आहट को सुनकर उस ओर देखता है जहां से उसे वो कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। उसकी नज़र जब सामने से आ रही पाखी पर पड़ती है तो उसे देखते ही अरुण जमसा जाता है। वो पाखी को बिना पलके झपकाए देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखें जिनमें हल्का सा काजल लगा था, माथे पर छोटी सी काली बिंदी, होठों पर हल्की सी लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक, उसके खुले लंबे काले बाल जो उसकी पूरे बैक को कवर कर रहे थे, ब्लैक कलर का ब्लाउज और ब्लू साड़ी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पाखी बेहद खूबसूरत लग रही थी।
अरुण जो एक टक पाखी को बिना पल के झपकाए देखे ही जा रहा था, उसकी दोनों आंखें जैसे पाखी को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही हो। पाखी को देखते हुए वो इतना खो गया था, उसे पता ही नहीं चला पाखी कब उसके पास आकर उसके सामने खड़ी हो गई। तभी अरुण धीरे से कहता है, गॉर्जियस। अरुण ने ये इतने धीमी आवाज में कहा था, पाखी ने सुना तो पर उसे समझ नहीं आया। तभी वो अरुण से कहती है, सर आपने कुछ कहा। अरुण अपना सरना में हिलाता है और उसे गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहता है। अरुण की बातें सुनकर पाखी वहां से चली जाती है। अरुण जो पाखी को जाते हुए देखकर कहता है, तू पागल हो गया है क्या अरुण? तू इस राजधानी एक्सप्रेस की तारीफ कैसे कर सकता है? खुद से ही ये सब कहते हुए अरुण काउंटर पर जाकर अपना कार्ड देता है। काउंटर पर खड़ा लड़का अरुण को कार्ड रिटर्न करते हुए कहता है, सर योर चॉइस रियली ब्यूटीफुल। जिसे सुन अरुण उसे घूर कर देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जॉब से प्यार नहीं है। अरुण की ऐसी बातें सुन वो लड़का घबरा जाता है। वो सर झुकाते हुए अरुण से माफी मांगता है। अरुण उसे अपनी गुस्से से भरी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने काम से काम रखो। वो लड़का आगे कुछ कहता इससे पहले अरुण उसकी बातें सुने बिना ही वहां से चला जाता है। पाखी कार में बैठी अरुण के आने का वेट कर रही थी, तभी उसकी नज़र सामने से आते अरुण पर जाती है। अरुण कार में बैठता है। कार में बैठते ही उनकी कार हवा से बातें करने लगती है, जिससे वो थोड़ी ही देर में होटल ब्लू स्टार पहुंच जाते हैं। दोनों कार से बाहर आते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। अरुण और पाखी दोनों मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही अरुण मीटिंग रूम का डोर ओपन करता है, उसके सामने 4 जेंटलमैन बैठे हुए थे जो उसे देखते ही खड़े हो गए थे। वो लोग आपस में एक दूसरे को ग्रिड करते हैं। मिस्टर मेहरा जो मेहरा इंडस्ट्री के इकलौते वारिस हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी काफी अट्रैक्टिव थी। वो 28 साल के यंग मैन थे। अरुण और मिस्टर मेहरा दोनों ही प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करने लगते हैं। पाखी एक एक करके अरुण को फाइल पास कर रही थी और अरुण मिस्टर मेहरा को सब डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था। जब अरुण मिस्टर मेहरा को डिटेल शेयर कर रहा था तो उसकी नज़र उसके आसपास बैठे उन 3 लोगों पर भी थी, जिसमें से वो 2 लोग जो मिस्टर मेहरा के राइट साइड में बैठे थे, जिनमें एक उनका मैनेजर और दूसरा उनका लॉयर था। उन दोनों की ही नज़र पाखी पर थी। ये बात अरुण अच्छे से नोटिस कर रहा था और उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से मीटिंग खत्म करने की सोचता है और कुछ ही देर में वो मिस्टर मेहरा को सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। मिस्टर मेहरा अरुण से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, अरुण आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, मैं ये प्रोजेक्ट आपके साथ ही करूंगा। अरुण ओके कहते हुए हाँ में अपना सर हिलाता है। मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर मेहरा अपनी टीम के साथ वहां से जा ही रहे थे कि उनकी नज़र पाखी पर जाती है। पाखी पर मिस्टर मेहरा की नज़र पहले भी गई थी जब अरुण और पाखी रूम के अंदर आए थे, पर उन्होंने उस समय मीटिंग और प्रोजेक्ट अपना ध्यान दिया। मेहरा अरुण आपने इनसे इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अरुण मिस्टर मेहरा ये मेरी सेक्रेटरी है। मिस्टर मेहरा एक सरकास्टिक स्माइल के साथ पाखी को देखते हुए धीमी आवाज से कहते हैं, ब्यूटीफुल। अरुण जो मिस्टर मेहरा की बातें सुन रहा था, उसकी आंखों में एक बार फिर से गुस्सा उतर जाता है और वो घूरकर मिस्टर मेहरा और उनकी टीम को देखता है। अरुण जो काफी गुस्से में लग रहा था, उसका मन कर रहा था वो अभी उन्हें सबक सिखाए, उनकी अच्छे से पिटाई करे। तभी अरुण खुद से ही कहता है, मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ। ये सब वो सोच ही रहा था। तभी सर हम भी चले, पाखी की कोमल शांत आवाज अरुण के कानों में पड़ती है तो वो उसकी तरफ देखता है। इस वक्त उसकी आंखों में बेहद ही गुस्सा था, जिसे देख पाखी डर जाती है। अरुण पाखी को देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पाखी सर हम चले जाएंगे। अरुण पाखी को अपनी मुट्ठी बंद करते हुए गुस्से से देखते हुए ओके कहता है। पाखी होटल के बाहर आती है, अपनी कैब में बैठकर चली जाती है। पाखी जो इस बात से अनजान है कि एक ब्लैक कलर की कार उसका पीछे कर रही है। आखिर किसकी है ये ब्लैक कॉलर की कार? चैप्टर 10 हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। पाखी होटल से बाहर आते ही उसके सामने उसकी कैब खड़ी थी, जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही बुक किया था। वो उसमें बैठती है और वहां से चली जाती है। पाखी के होटल से निकलते ही एक ब्लैक कॉलर की कार उसकी कैब का पीछा कर रही होती है। पाखी जो इस बात से अनजान अपना फोन यूज कर रही होती है। थोड़ी ही देर में कैब एक बिल्डिंग के पास आकर रुकती है। पाखी उतरती है और कैब वाले को पैसे देकर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है, जहां वो काव्या के साथ उसके फ्लैट में रहती है। पाखी जो इस बात से अनजान है, 2 आंखें उसे ही देख रही है। पाखी के अंदर जाते ही वो ब्लैक कार जिसके अंदर अरुण बैठा था वो भी वहां से चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस ब्लैक कार में अरुण ही था जो पाखी की कैब का पीछा कर रहा था। आज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से वो पाखी की सेफ्टी को लेकर परेशान था, इसलिए अरुण ने पाखी को घर ड्रॉप करने की बात कही। पर जब पाखी ने अरुण को मना कर दिया तो वो उसकी कैब का पीछा करने लगा और उसके बिल्डिंग के अंदर जाते ही वो भी वहां से चला गया। फ्लैट पर पहुंचकर पाखी डोरबेल बजाती है। काव्या जो पाखी के आने का वेट कर रही थी, वो इंतजार करते करते हॉल में रखे सोफे पर ही सो गई थी। बेल की आवाज सुनकर काव्या अंगड़ाई लेते हुए उठती है। वो धीमे कदमों से अपने एक हाथ से आंखों को मलते हुए डोर ओपन करती है।
पाखी अंदर आती है। जब काव्या की नजर पाखी पर जाती है तो वो उसे देखते ही अपनी आंखें जो अभी तक अर्ध खुली थी पाखी को देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो उसे चौंकते हुए उससे कहती है, काव्या, अरे वाह यार, ये साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तुम तो इसमें सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। पाखी, हो गया तुम्हारा, अब हम कुछ बोले। काव्या, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुम तो सुबह कुछ और पहन कर गई थी, फिर ये साड़ी कैसे? पाखी, पहले तुम यहाँ बैठो और हमारी बात सुनो, कहते हुए पाखी काव्या को अपने पास बैठाती है और उसे ऑफिस से लेकर मीटिंग में जाने तक की सभी बातें बता देती है। काव्या ये सब सुनकर तेज आवाज से कहती है, क्या? काव्या, तुम ये कहना चाहती हो जो तुम्हारा बॉस है तुमने उसी से 2 साल पहले शादी की थी और अब तुम्हें 1 महीने तक उसी के साथ काम करना है? पाखी, हाँ, मैं अपना सर हिलाती है। काव्या, तुमने उसे सबक क्यों नहीं सिखाया? उसकी वजह से तुम्हारे बाबा। काव्या आगे कुछ कहती इससे पहले ही पाखी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे आगे कहने से रोक दिया। पाखी काव्या की बातों का जवाब देते हुए कहती है, जो हुआ वो बहुत गलत था, पर इसके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, वो तो इन सब से अनजान है, उन्हें कुछ नहीं पता उनके जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। काव्या, तो तुमने आज उन्हें सब बताया क्यों नहीं? पाखी, क्यों बताए हम उन्हें कुछ, जब वो जानना ही नहीं चाहते, वो तो हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। काव्या, तो फिर तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे काम करोगी उनके साथ? पाखी, हमें नहीं पता हमारी किस्मत हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है, अब बस हमें उस कंपनी में 1 महीने तक काम करना है, फिर हम उस कंपनी को छोड़ देंगे। काव्या, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? अगर इस 1 महीने में तुम्हें उनसे प्यार हो गया तो तब क्या करोगी तुम? पाखी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम बस वहाँ काम करेंगे और हमें किसी से कोई मतलब नहीं। काव्या, और अगर कहीं उन्हें तुमसे प्यार हो गया तो? पाखी थोड़ी देर खामोश रहती है, फिर दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, हम दोनों ही इस शादी को नहीं मानते और एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, तो ऐसा कुछ हो इसका चांस ही नहीं है। कहते हुए पाखी रूम के अंदर चली जाती है। काव्या वही खड़ी सोचते हुए कहती है, 2 सालों बाद मिल हो तुम दोनों एक दूसरे से, कुछ तो अलग होगा इस बार। कहते हुए काव्या मुस्कुराने लगती है और फिर सोने चली जाती है। खुराना मेंशन अंडरस्को। अरुण जब घर में आता है तो देखता है घर में चारों तरफ अंधेरा था, सब सो चुके थे। वो भी सीढ़ियों से सीधा अपने कमरे में गया और चेंज करके बेड पर लेट गया। वो आज जो कुछ भी हुआ उन सब के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने रह रह पाखी चेहरा आ रहा था। कुछ देर तक ऐसे ही सोचने के बाद वो अपने ख्यालों को झटकते हुए खुद से ही कहता है, अगर पाखी की जगह कोई और लड़की भी होती तो ये सब मैं उसके लिए भी करता। यही सब सोचते हुए अरुण की आंख लग जाती है और गहरी नींद में सो जाता है। पाखी और काव्या दोनों ही एक साथ उठते हैं और जल्दी से तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही पाखी देखती है आज ऑफिस में सब थोड़े अलग लग रहे थे। पाखी पास में खड़ी नैना से पूछती है, आज कुछ है स्पेशल है क्या ऑफिस में? नैना उसे मुस्कुराते हुए कहती है, आज वैलेंटाइन डे है पाखी, इसलिए सब इतने अच्छे से रेडी होकर आए हैं। आज कौन किसका क्रश है सब पता चल जाएगा। तुम्हें किसी ने प्रोपोज किया क्या? पाखी, हमें कोई क्यों प्रोपोज करेगा? नैना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो सभी प्रोपोज करेंगे। पाखी नैना को स्माइल देते हुए कहती है, तुम भी कुछ भी कहती हो। कहते हुए अपनी कैबिन में चली जाती है। अरुण के कैबिन के बराबर में पाखी का भी कैबिन था। अरुण जो रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे ही आ रहा था, माही की आवाज सुन रुक जाता है। क्या बात है भाई, आज तो बहुत अच्छे से रेडी हुए हो, आप डेट पर जा रहे हो? कहते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। माही की तरफ देखते हुए अरुण कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूं और तुम इन फालतू चीजों को छोड़कर अपनी स्टडी पर फोकस करो। ये कहते हुए अरुण बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरुण अपने कैबिन में जाता है तो देखता है उसके कैबिन में रेड रोज के बुके रखे थे और साथ ही कुछ गिफ्ट्स भी। अरुण उन बुके और गिफ्ट्स को चुपचाप खड़े होकर देख ही रहा था कि तभी पीछे से एक लड़की अरुण को हक करते हुए हैप्पी वैलेंटाइन्स डे माय लव कहती है। तारांकन चैप्टर 11 पाखी का गुस्सा। अरुण अपने कैबिन में एंटर होता है तो वो देखता है उसका पूरा कैबिन रेड रोज के बुके से सजा हुआ था। वो वही खड़े रहकर अपनी पूरे कैबिन को देख रहा था, तभी एक लड़की पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए हैप्पी वैलेंटाइन डे माय लव कहती है। अरुण जब पीछे पलटता है तो देखता है उसके सामने इशिता खड़ी है। अरुण जो अपने दोनों हाथों को अपनी पेंट की जेबों में डाले खड़ा था, इशिता उसे गले से लगाते हुए उसके गालों पर किस करती है और उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ी रहती है। वही अरुण के दोनों हाथ अभी भी उसकी जेब में होते हैं। अरुण के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं दिख रहे थे, तभी एक शख्स कैबिन का डोर ओपन करते हुए अंदर आते हुए कहता है, सर ये फाइल। वो शख्स इतना ही कहता है कि सामने का नजारा देखकर वो वही जम जाता है। अरुण अपने सामने खड़ी पाखी को देखता है। दोनों की ही आंखें एक दूसरे को देख रही थी। तभी पाखी वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है कि इशिता की आवाज सुनकर रुक जाती है। इशिता गुस्से भरी आवाज में पाखी में कहती है, हे यू, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या?
इशिता की बातों का जवाब देते हुए पाखी उसकी तरफ देखते हुए सॉरी कहती है। जब इशिता पाखी को ऊपर से नीचे तक देखती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। पाखी की खूबसूरती जैसे इशिता की आंखों में चुभ सी जाती है। वो अपनी लाल आंखों से पाखी को घूरे ही जा रही थी, तभी वो पाखी से पूछती है, तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इशिता की बातों का जवाब देते हुए अरुण कहता है, ये मेरी सेक्रेटरी है। ये सुनते ही इशिता की मुट्ठी कस जाती है और वो नफरत भरी निगाहों से पाखी को घूरते हुए अरुण से कहती है, तुम्हारी सेक्रेटरी? पर तुम्हारी सेक्रेटरी तो कनिका है ना? अरुण, हाँ मेरी सेक्रेटरी कनिका है, पर इस टाइम वो लीव पर है 1 मंथ की। इशिता ओके कहती है और पाखी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम अपने बॉस के कैबिन में ऐसे ही बिना नॉक किए आती हो? पाखी इशिता की बातें सुनकर घबरा जाती है। वो बिना इशिता की तरफ देखते हुए कहती है, वो सर के सिग्नेचर चाहिए थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल पर। कहते हुए पाखी अपने हाथों से अपने दुपट्टे को मसलने लगती है। अरुण जो इतनी देर से वहां खड़ा उन दोनों की ही बातों को सुन रहा था, पाखी से कहता है, हमारे लिए 2 कॉफी लेकर आओ। अरुण की बातें सुनकर पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो अरुण को अपनी कोल्ड आवाज में कहती है, ओके सर, और वहां से जाने लगती है। इशिता रुको। पाखी इशिता की आवाज सुनकर रुक जाती है। इशिता, मेरे लिए कैप्चिनो और अरुण के लिए ब्लैक कॉफी। पाखी हाँ में अपना सर हिलाते हुए वहां से चली जाती है। अरुण पाखी को देख रहा था, वो उसे देखते ही समझ जाता है वो इस वक्त काफी गुस्से में है और उसे ऐसे देखकर अरुण के होठों पर स्माइल आ जाती है। इशिता जो बड़े ध्यान से अरुण को देख रही थी, उसने अरुण के चेहरे के बदलते हुए भावों को देखा। जब अरुण ने स्माइल की थी, ये देखते ही इशिता गुस्से से पागल हुए जा रही थी। वो पाखी को अभी सबक सिखाना चाहती थी, पर उसे इस बात की भी चिंता थी, अगर उसने अभी कोई एक्शन लिया तो बाद में उसे ही पछताना होगा। वो नहीं चाहती थी अरुण उसकी बेड साइड देखे। वो हमेशा अरुण के सामने एक अच्छी लड़की बनकर रही है और अच्छा बनने का नाटक भी तो वो अरुण से शादी करने के लिए ही तो कर रही थी। इसलिए उसने पाखी को अभी सबक सिखाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। वो एक सरकास्टिक स्माइल के साथ सोचती हुई खुद से ही कहती है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, 2 कौड़ी की लड़की। पाखी जो अरुण इशिता के लिए कॉफी बना रही थी, बड़बड़ाते हुए कहती है, समझते क्या है, ये खुद को हमसे कॉफी बनवाएंगे, वो भी उस नक्चरी लड़की के लिए। फिर वो उन पलों को याद करते हुए कहती है जब इशिता अरुण के गले लगी थी। अगर यही सब करना था तो कैबिन का डोर लॉक कर लेते, फिर कोई डिस्टर्ब नहीं करता इन्हें। कहते हुए पाखी मुंह बनाती है। उस वक्त जब पाखी ने दोनों को ऐसे देखा था तो उसे अपने दिल में एक चुभन सी महसूस हुई थी, फिर भी पाखी ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। पाखी अपने इन सभी ख्यालों को झटकते हुए कहती है, कॉफी पीनी है ना, इन्हें पिलाते हैं इन्हें कॉफी, फिर कभी ये हमें कॉफी बनाने के लिए नहीं कहेंगे, ऐसी कॉफी पिलाएंगे इन्हें। कहते हुए पाखी मुस्कुराने लगती है। वो कॉफी के 2 मग रेडी करती है, जिसमें से वो एक में नमक डाल देती है। पाखी ट्रे लेकर अरुण के कैबिन में वो इस बार नॉक करके जाती है। अरुण और इशिता दोनों वही रखे सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। पाखी कॉफी की ट्रे टेबल पर रखते हुए एक मग इशिता को और दूसरा मग जिसमें नमक था वो अरुण की तरफ बढ़ा देती है। अरुण पाखी से कॉफी लेते ही उसकी एक शिप लेता है। वो जैसे ही कॉफी की शिप लेता है वो खांसने लगता है, जिसे देख पाखी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अरुण पाखी की तरफ देखता उसकी स्माइल देखकर समझ जाता है पाखी ने ये जानबूझकर किया है। तभी इशिता अरुण से पूछती है, आर यू ओके? अरुण हाँ में अपना सर हिलाता और पाखी को देखते हुए अपनी कॉफी पीने लगता है, जिसे देख पाखी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। अरुण कॉफी पीते हुए कहता है, तुमने मुझे ये नमक वाली कॉफी पिलाई है न, अब तुम्हारी बारी है, मिस राजधानी एक्सप्रेस बी रेडी फॉर माई टर्न। कहते हुए मुस्कुराने लगता है। इशिता को समझ नहीं आता अरुण ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। वो उससे पूछती है पर अरुण नथिंग कहकर टाल देता है। इशिता अरुण को बाय बोलकर चली जाती। वो अरुण के कैबिन से निकलकर पाखी के कैबिन में जाती है। जैसे ही पाखी की नजर इशिता पर जाती है वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है। इशिता पाखी के करीब आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहती है, खूबसूरत हो, अट्रैक्टिव भी हो। कहते हुए वो पाखी के सामने बैठ जाती है। पाखी जो अभी भी खड़ी थी इशिता को अजीब नजरों से देखे ही जा रही थी। इशिता, अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो, तुम्हें एक कहानी सुनानी है। पाखी जो अभी भी इशिता को देखे ही जा रही थी। इशिता की बातें पाखी को समझ नहीं आ रही थी, फिर भी वो उसकी बात मानकर बैठ जाती है। इशिता अपने एक पैर को दूसरे पैर पर रखते हुए कहती है, फ्लैशबैक अंडरस्कोर 4 साल पहले एक लड़का और एक लड़की दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया था। वो लड़की उससे इतना प्यार करती थी, उसके प्यार में उसने सारी हदें पार कर दी थी। एक दिन वो लड़का और लड़की कॉलेज की कैंटीन में बैठकर लंच कर रहे थे, तभी वहां एक लड़की जो उन दोनों की ही क्लासमेट थी आती है। उस लड़की ने लड़के के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, क्या तुम मेरी असाइनमेंट बनाने हेल्प कर दोगे? लड़के ने उसकी लड़की की तरफ बिना देखे ही हाँ कह दिया, लेकिन ये बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगी जो उस लड़के
की दोस्त थी और उससे बहुत गुस्सा आया। वो उस लड़की को अपनी लाल आंखों से देख ही जा रही थी। वो लड़की उस लड़के के कभी बालों को छूती तो कभी उसके हाथ को। वो उस लड़के को प्यारी भरी नजरों से देख रही थी। उस लड़की को पता भी नहीं था कोई उसकी इन हरकतों को देख रहा है। तभी वो लड़की उस लड़के को बाय बोलकर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो लड़की जो उस लड़के की दोस्त थी वो भी उठकर उस लड़की के पीछे जाने लगती है। वो लड़का जो लंच कर रहा था साथ अपना फोन भी यूज कर रहा था। उसे पता नहीं चला कब उसकी दोस्त भी वहां से चली गई। वो लड़की जो उस लड़की का पीछा कर रही थी वो उसके पीछे पीछे वॉशरूम में चली गई थी। जब उसने देखा वॉशरूम के अंदर उन दोनों के अलावा कोई नहीं है तो उसने अंदर से वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया और आगे बढ़ी। वो लड़की जो अपने ही धुन में थी मिरर के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वो लड़की जो उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के अंदर तक आ गई थी उसके बालों को पीछे से पकड़कर उसके सर को सामने शीशे पर मार देती है जहां वो थोड़ी देर पहले शीशे में देखकर अपना मेकअप ठीक कर रही थी। वो लड़की आई जख्मी होने के बाद फर्श पर गिर जाती है। उसके सर से बहुत खून बह रहा था। उसका चेहरा खून से पूरा लाल हो गया था। तारांकन चैप्टर 12 इशिता की वार्निंग। वो लड़की जो उस पहले वाली लड़की का पीछा करते हुए वॉशरूम तक आ गई थी। अंदर आने के बाद उसने वॉशरूम का डोर अंदर से लॉक कर दिया। वो उसे अपनी लाल आंखों से मिरर के सामने रेडी होते हुए देख रही थी जैसे उसे कह रही हो कर ले जितना मेकअप करना है, थोड़ी देर बाद ये मेकअप भी तेरा चेहरा सुधारने नहीं वाला। तभी वो धीमे कदमों से शीशे के सामने तैयार हो रही लड़की के पास जाती है। इससे पहले वो लड़की अपने पास खड़ी लड़की को देखती वो पीछे से उसके बाल पकड़कर उसका सर शीशे पर मारती है। वो ऐसा 2-3 बार करती है और फिर उसे छोड़ देती है। एक धड़ाम की आवाज के साथ ही वो लड़की फ्लो पर गिर जाती है। शीशे के कुछ छोटे छोटे टुकड़े उसके माथे पर गड़ गए थे। उसके सर से खून पानी की तरह बह रहा था। डर की वजह से उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई थी। उसके आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी पर आवाज उसका साथ ही नहीं दे रही थी। वो देखने की कोशिश करती है उसके साथ ये सब किसने किया पर खून जो उसके सर से बह रहा था वो उसकी आंखों से होते हुए उसके पूरे चेहरे को लाल कर चुका था जिसकी वजह से वो साफ साफ नहीं देख पा रही थी। लेकिन उसे जो धुंधला सा अपने सामने खड़ा अक्ष दिख रहा था वो किसी लड़की का था। वो ये समझ गई थी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। अल्पिराम 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 अल्पिराम। ये देखकर वो लड़की जिसने अभी उस लड़की को मारा था जो फ्लो पर बेहोश पड़ी थी उसे बेहोश देखकर शातिर तरीके से मुस्कुराते हुए कहती है ही इज ओनली माइन, वह सिर्फ मेरा है, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे छूने की? अगर दोबारा उसके आसपास भी नजर आई तो तेरी इससे भी बुरी हालत होगी। ये कहकर वो हंसने लगती है और अपने सामने टूटे हुए मिरर में खुद को देखती है और अपने बालों को ठीक करके वहां से चली जाती है। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। पाखी जो अपने कैबिन में बैठी ये सब सुन रही थी उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो पसीने से पूरी भीग चुकी थी। तभी वो अपने सामने बैठी इशिता को देखती है और सोचती है तो इसका मतलब वो लड़की ये है और वो लड़का अरुण सर है। पाखी इशिता को देखते हुए वो अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर पानी का ग्लास उठाती है। पाखी के हाथ बहुत कांप रहे थे फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ा पानी पीती है। इशिता पाखी के चेहरे पर डर और पसीना देखकर स्माइल करते हुए खुद से ही कहती है इसके साथ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी हालत तो सुनकर ही खराब हो गई। चलो अच्छा है बातों से ही समझ गई। तभी इशिता अपने चेयर से उठकर पाखी के पास आते हुए कहती है अरे पाखी तुम तो पसीने से पूरी भीग चुकी हो। पाखी जो घबराई हुई नजरों से इशिता को देखे ही जा रही थी वो जल्दी से उठती है और इशिता से दूर हटकर खड़ी हो जाती है। इशिता जो पाखी को ऐसे देखकर मन ही मन खुश हो रही थी पाखी के पास जाते हुए कहती है अरे वो तो बस एक स्टोरी थी जो मैंने तुम्हें सुनाई, कहीं तुम उसे सच तो नहीं समझ रही हो? पाखी कुछ बोले बिना बस इशिता को देखे ही जा रही थी। इशिता देखो पाखी वो तो बस एक स्टोरी थी और उसमें जो वो लड़की थी वो दो प्यार करने वालों के बीच में आ रही थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तुम घबराओ मत, तुम यहाँ बैठो। इशिता पाखी को चेयर पर बैठाते हुए आगे कहती है तुम तो बहुत समझदार हो ना, तुम थोड़ी ना ऐसा कुछ करोगी। तुम अच्छी लड़की हो, अब तुम आराम से बैठकर अपना काम करो। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहते हुए इशिता पाखी के कैबिन से मुस्कुराते हुए निकल जाती है। पाखी जो उसे जाते हुए देख रही थी अभी भी शॉक में थी। पाखी सोचती है कोई ऐसा कैसे कर सकता किसी के साथ, ये सच में ये एक साइको है। पाखी अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसके कैबिन में रखा टेलीफोन बजा। पाखी खुद को नॉर्मल करते हुए कॉल रिसीव करती है। फोन के दूसरी तरफ से अरुण की आवाज आती है मेरे कैबिन में आओ राइट नाउ। कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। पाखी अपनी चेयर से उठती है और अरुण के कैबिन की तरफ जाने लगती है। कैबिन के पास पहुंचकर पाखी नॉक करती है। अरुण की आवाज सुनकर वो अंदर जाती है। पाखी अरुण को देखती है। अरुण बहुत गुस्से में लग रहा था। वो मन में ही कहती है अब इस लंगूर को क्या हुआ, पहले तो वो साइको लड़की और अब ये लंगूर, दोनों ही एक जैसे है, पागल सही जुड़ी है इनकी। पाखी ये सब खुद से कह ही जा रही थी कि उसके कानों में अरुण की गुस्से वाली आवाज पड़ती है तुमने जानबूझकर किया था ना। वो ये सुनते ही पाखी सहम जाती है।
पाखी, हमने क्या किया, अनजान बनते हुए कहती है। अरुण अपनी एक आईब्रो को ऊपर करते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें याद नहीं तुमने क्या किया? पाखी, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो याद कैसे होगा? पाखी मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है। अरुण, कोई बात नहीं मैं याद करवा देता हूँ कहते हुए वो खड़ा हो जाता है और पाखी की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। पाखी अरुण को अपने पास आते देख पीछे हटने लगती है। अरुण जो पाखी की आंखों में देखता हुआ आगे बढ़ता ही जा रहा था वो पाखी के नजदीक जाकर रुक जाता है। पाखी जो अभी धीरे धीरे पीछे हो रही थी वही रखे सोफे के कोने से टकरा कर गिरने ही वाली होती है कि अरुण जल्दी से अपना एक हाथ बढ़ाकर पाखी को कमर से पकड़ लेता है। पाखी जो गिरने के डर से घबराकर अपनी आंखें को कसकर बंद कर लिया था, अरुण उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। पाखी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें अरुण की आंखों से मिलती है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पाखी जो अरुण के हाथों के बल पर आधी लटकी हुई थी तो वही अरुण पाखी को बस देखे ही जा रहा था। जो गुस्सा उसके चेहरे पर पहले दिख रहा था अब जैसे गायब हो गया था। अरुण पाखी की आंखों में देखते हुए कहीं खोसा गया था। पाखी भी अरुण की आंखों में कहीं खो गई थी। थोड़ी ही देर पहले इशिता की दी हुई वार्निंग भी वो भूल गई थी अरुण की आंखों में देखते हुए। कैबिन में उस वक्त इतनी शांति थी कि दोनों को ही एक दूसरे की सांसें भी सुनाई दे रही थी। तभी अरुण की पॉकेट में रखा फोन रिंग होता है। अचानक हुई आवाज से दोनों का ध्यान टूटता है और खुद को एक दूसरे के इतने करीब देखकर घबरा जाते हैं और डिसबैलेंस होने की वजह से दोनों सोफे पर ही गिर जाते हैं। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 13 एक्सीडेंटल मैरिज। जैसे ही पाखी सोफे से टिकरा कर गिरने ही वाली होती है अरुण उसे अपने एक हाथ से थाम लेता है। पाखी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। गिरने के डर से पाखी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी अरुण की जेब में रखा उसका मोबाइल रिंग होता है। अचानक ही फोन के रिंग होने से दोनों ही डिसबैलेंस होकर वही सोफे पर गिर जाते हैं। पाखी वही सोफे पर गिरी हुई थी तो वही ठीक अरुण भी पाखी के ऊपर था। ऐसे अचानक गिरने की वजह से दोनों का ही सर टकरा जाता है। अरुण अपने सर पर हाथ मलते हुए कहता है, तुम एक स्टूपिड लड़की हो। वो उसे घुरते हुए कहता है। पाखी भी अपने माथे पर हाथ से सहलाते हुए कहती है, हम स्टूपिड है तो आप लंगूर है। अरुण जो अभी भी पाखी के ऊपर ही लेटा हुआ था गुस्से से कहता है, व्हाट? पाखी, हाँ अब हटिए हमारे ऊपर से। वो अरुण को अपने दोनों हाथों से धक्का देते हुए कहती है। अरुण, मैं गिरा भी तुम्हारी वजह से था। पाखी के ऊपर से उठते हुए कहता है। पाखी, हमने कहा था आपको, आए हम गिर रहे हैं, हमें गिरने से बचाए। खड़े होते हुए पाखी कहती है। अरुण गुस्से से कहता है, फाइन, अब अगर मर भी रही होंगी न तुम तब भी तुम्हें नहीं बचाऊंगा। पाखी, अब बताए हमें क्यों बुलाया था आपने? अरुण, दिमाग खराब हो गया था न मेरा, इसलिए तुम्हें बुलाया। पाखी अजीब तरह से अरुण को देखते हुए कहती है, क्या? अरुण घूरते हुए कहता है, साइन कर दिया है फाइल पर, अब जाओ और आगे का काम स्टार्ट करो। पाखी फाइल लेती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, हमें कौन सा शौक है यहाँ खड़े रहकर आपसे लड़ने का? अरुण, कुछ कहा तुमने? पाखी न में अपना सर हिलाती है और तेज कदमों से कैबिन के बाहर चली जाती है। अरुण, इस राजधानी एक्सप्रेस को कैसे झेलूंगा मैं, एक महीने तक अपने माथे को एक हाथ से सहलाते हुए कहता है। पाखी उठती है और टाइम देखती है। उसकी छुट्टी होने का टाइम हो गया था तो वो अपने कैबिन की सभी चीजें सही से रखती है और चली जाती है। पाखी घर पहुंचती है तो देखती है काव्या पहले से ही घर पर थी। काव्या जो डिनर बना रही थी किचन में पाखी को चाय ऑफर करती है। पाखी उसे मना करती हुई कहती है, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं फिर तुम्हारी हेल्प करते हैं। कहती हुई पाखी कमरे में चली जाती है। अरुण अपने कैबिन में बैठा रोहित को सारी बातें बता रहा था। रोहित चुपचाप अरुण की सारी बातें सुन रहा था। अरुण जैसे ही अपनी बात खत्म करता है रोहित हंसने लगता है। रोहित को हंसता हुआ देख अरुण उसे अपनी आंखों को छोटा करते हुए उसे घूर कर देखता। रोहित अरुण को खुद को ऐसे देखता देख चुप हो जाता है। रोहित, मैं तो बस उस दिन ऐसे ही मजाक कर रहा था पर वो तो सच में आ गई, अब तू आगे क्या करेगा? अरुण, बस ये एक महीना कैसे भी पूरा हो जाए फिर उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा कभी। अरुण गुस्से से कहता है। रोहित, अच्छा, कहीं ऐसा ना हो हमेशा के लिए उसी की शक्ल देखनी पड़े। रोहित हंसते हुए कहता है। अरुण जो रोहित को घूर रहा था, रोहित ये बात नोटिस करता है और उससे कहता है, मुझे घूरना बंद कर भाई और आगे की सोच, आगे क्या करना है। रोहित की बात सुन अरुण अपना सर नीचे कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। रोहित जो अरुण को देख रहा था उसके मन में शरारत करने की सोचती है। वो अरुण को छेड़ते हुए कहता है, रोहित, वैसे यार तूने बताया नहीं भाभी देखने में कैसी है? रोहित शरारत भरी स्माइल के साथ कहता है। अरुण उसे देखते हुए कहता है, क्यों जानना है तुझे वो कैसी दिखती है? राखी बंधवानी है तुझे उससे, बहन बनाकर घर ले जाएगा अपने।
रोहित, भाई मैं क्यों राखी बंधवाने लगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आफ्टर ऑल भाभी है वो मेरी, रोहित आंख मारते हुए कहता है अरुण को। अरुण रोहित के ऐसे परेशान करने से चिढ़ जाता है। अरुण नीचे फ्लो को देखते हुए कहता है अगर मैं उस दिन ऐसे अकेले बाहर नहीं जाता तो ये सब नहीं होता। रोहित अरुण की बातों का जवाब देते हुए कहता है भाई इसे ही कहते हैं किस्मत, अब तेरी शादी ऐसे ही होनी थी तो हो गई, कहते हुए मुस्कुराने लगता है। अरुण जो अभी भी रोहित को घुरे ही जा रहा था उससे कहता है मैं नहीं मानता इस शादी को, और न वो मानती है। तभी रोहित कहता है तो फिर परेशानी क्या है मेरे भाई, प्रॉब्लम तो तब होती न जब तुम दोनों में से कोई एक इस रिश्ते को निभाना चाहता। अरुण हाँ में सर हिलाता है। तभी रोहित सोचते हुए कहता है वैसे मुझे तेरी शादी का टाइप समझ नहीं आ रहा। अरुण मैं कुछ समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है। रोहित मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तक मैंने दो तरह की शादी देखी है और जहां तक मेरा ख्याल है होती भी शादी दो तरह की ही है। एक जिसमें लड़का लड़की अपनी पसंद से शादी करते हैं तो वो लव मैरिज हो गई। दूसरी जिसमें घरवाले अपनी पसंद से शादी करवा देते हैं तो वो तो हो गई अरेंज मैरिज। और तेरी शादी तो इन दोनों ही कैटेगरी में नहीं आती, तो फिर तेरी शादी कौन सी हुई। अरुण जो बस रोहित को देखे ही जा रहा था मन में ही कहता है ये भी कुछ कम बकबक नहीं करता, बातूनी कहीं का, मैं यहाँ इसे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ और ये है कि मेरी शादी की कैटेगरी जानने में लगा हुआ है। तभी रोहित थोड़ी तेज आवाज से कहता है एक्सीडेंटल मैरिज, तेरी शादी को एक्सीडेंटल मैरिज कहेंगे। अरुण रोहित को अजीब नजरों से देखते हुए कहता है हो गया तेरा। रोहित नहीं अभी नहीं हुआ, कहते हुए आगे कहता है अगर उस दिन तेरी कार के आगे वो लड़की नहीं आती तो तेरी शादी भी नहीं होती है। ये शादी उस एक्सीडेंट की वजह से हुई है तो हुई ना तेरी शादी एक्सीडेंटल मैरिज, कहते हुए रोहित जोर जोर से हंसने लगता है। हाँ 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 हाँ। अरुण बस रोहित को मुंह बनाकर देखे ही जा रहा था। पाखी का घर। पाखी और काव्या दोनों ही खाना खा रही थी, साथ ही वो टॉम एंड जेरी भी देख रही थी। काव्या जो बहुत मजे से खाते हुए अपना फेवरेट शो देख रही थी। तभी पाखी उससे पूछती है काव्या तुम्हारी गुलाबों का क्या हुआ, वो अभी तक ठीक नहीं हुई क्या। ये सुनते ही काव्या का स्माइली फेस गुस्से से भर जाता है और वो टीवी बंद करके पाखी को देखने लगती है। पाखी काव्या को अपनी तरफ ऐसे देख उसे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्या गलत कह दिया जो काव्या उसे ऐसे देख रही है। पाखी काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है क्या हुआ काव्या, तुम ठीक तो हो ना। काव्या हाँ हम ठीक है, बस तुमने हमें एक बंदर की याद दिला दी, कहते हुए काव्या किचन में चली जाती है। पाखी जो अभी भी काव्या की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी काव्या से पूछती है ये बंदर कौन है। काव्या ये वही बंदर है जिसकी वजह से हम अपनी गुलाबों से दूर हैं, हमारी गुलाबों को अभी 2 दिन और लगेंगे ठीक होने में, 2 दिन बाद हम उसे ले आएंगे। पाखी ठीक है, कहते हुए वो भी अपनी प्लेट किचन में रखने चली जाती है। काव्या वही खड़ी खुद से ही कहती है बस एक बार वो हमारे सामने आ जाए, उसे सचमुच का बंदर नहीं बना दिया न तो हमारा नाम भी काव्या सिंह नहीं। पाखी काव्या को ऐसे खुद से ही बात करते देखती है तो उसे हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए काव्या से कहती है क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे ही खुद से क्यों बातें कर रही हो। काव्या तुम देखना पाखी, बस वो बंदर एक बार दिख जाए, हमें कहीं दिल्ली की सड़कों पर न दोहराया ना हमने उसे तो हमारा नाम भी काव्या नहीं। पाखी किस बंदर की बात कर रही हो तुम। काव्या उसी बंदर की जिसने हमारी गुलाबों की ऐसी हालत की थी। तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 14 पाखी की माही से मुलाकात। अरुण जो सो रहा था अलार्म की आवाज सुनकर उठता है और रेडी होकर सीढ़ियों से नीचे आता है। वो आते हुए देखता है उसके सामने माही खड़ी है। माही ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर गुस्से वाले एक्सप्रेशन से अरुण को घूर रही थी। तभी अरुण माही के पास आते हुए कहता है क्या हुआ चीकू, ऐसे क्यों देख रही हो। माही भाई मैं आपसे गुस्सा हूं। माही ये कहने के बाद अपने मुंह में हवा भरकर फुलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगती है। अरुण अरे वाह ये तो अच्छी बात है, आज मैं बिना बकबक सुने आराम से नाश्ता कर सकता हूँ, कहते हुए डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर को पीछे करके बैठ जाता है। माही भाई मेरी बातें आपको बकबक लगती है, माही तेज आवाज से कहती है। तभी पीछे से अर्पणा खुराना अरुण और माही की मां आते हुए कहती है चलो अब नाश्ता करो, बाद में लड़ लेना दोनों। अरुण पर माँ ये चीकू माही मुझसे नाराज क्यों है। माही भाई आप भूल कैसे सकते हैं। अरुण मैं क्या भूल गया, माही की तरफ देखते हुए कहता है। माही आपने लास्ट वीक मुझसे प्रॉमिस किया था आप नेक्स्ट वीक मुझे शॉपिंग के लिए ले जाएंगे। अरुण हड़बड़ाते हुए कहता है मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है, हम आज ही शॉपिंग के लिए चलेंगे। कहने के बाद खुद से ही मन में कहता है मैं भूल कैसे गया। तभी अरुण पाखी की तरफ देखते हुए कहता है तुम रेडी रहना, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा।
माही खुश होते हुए छोटे बच्चों की तरह कहती है, सच्ची भाई हम आज ही जाएंगे। अरुण हाँ में अपना सर हिलाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद अरुण ऑफिस के लिए चला जाता है। अरुण जब ऑफिस पहुंचता है तो अपने कैबिन की तरफ जाते हुए पाखी को अपने कैबिन में बैठा देखता है। पाखी ने आज ब्लैक कॉलर का सूट पहना था, वो उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। माथे पर काली छोटी सी बिंदी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही थी। पाखी को ऐसे देख अरुण की आंखें देसे पाखी पर ठहर सी जाती है। वो कुछ सोचते हुए अपने ख्यालों से बाहर आता है और एक नज़र पाखी को देखकर अपने कैबिन में चला जाता है। कैबिन में आकर वो पाखी को कॉल करके अपने कैबिन में आने के लिए कहता है। पाखी नॉक करके अंदर आती है। पाखी, सर आपने बुलाया? अरुण, हाँ मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ। ये सुनते ही पाखी अपनी मुट्ठी बंद करते हुए मन में ही कहती है, कल नमक वाली कॉफी पीने के बाद भी इन्हें अक्ल नहीं आई क्या, जो फिर से ये हमें कॉफी लाने के लिए कह रहे हैं। ये सब कहते हुए पाखी वहां से जाने के लिए पीछे पलट ही रही होती है कि अरुण उसे रोकते हुए कहता है, कॉफी पीनी है मुझे लेकिन बिना नमक के। पाखी अरुण को घूरते हुए हाँ में अपना सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब पाखी कॉफी लेकर आती है तो अरुण उसे वहीं बैठने के लिए कहता है और उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में बताते हुए कहता है, नेक्स्ट वीक हमें देहरादून जाना होगा। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाखी अरुण को बीच में ही रोकते हुए कहती है, हमें भी आपके साथ जाना होगा क्या? अरुण पाखी की बातों का जवाब देते हुए कहता है, सोच रहा हूँ आलिया भट्ट को अपने साथ ले जाता हूँ। पाखी अरुण को आंखें बड़ी करते हुए देखकर कहती है, शक्ल देखी इन्होंने अपनी बड़े आए आलिया भट्ट को अपने साथ ले जाने वाले। पाखी मन में ही कहती है। तभी अरुण कहता है, सेक्रेटरी तुम हो मेरी तो तुम्हें ही ले जाऊंगा न, मुंह बनाते हुए कहता है। पाखी ओके कहती हुए उठकर जाने लगती है। अरुण आज तुम जल्दी जा सकती हो, मुझे कहीं जाना है तो मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। पाखी ओके सर कहकर वहां से चली जाती है। पाखी अपने कैबिन में पहुंचकर काव्या को कॉल करती है। काव्या, हाँ पाखी बोलो। पाखी, आज हम घर जल्दी आ जाएंगे तो तुम खाने में क्या खाओगी बता दो, हम तुम्हारे लिए वही बना देंगे। काव्या खुश होते हुए कहती है, सच में तुम्हारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी आज? पाखी, हाँ। काव्या, ठीक है तो हम भी जल्दी आ जाएंगे और आज का खाना हम बाहर खाएंगे। उससे पहले हम शॉपिंग के लिए जाएंगे, बहुत दिन हो गए यार पाखी शॉपिंग नहीं की। पाखी काव्या को रिप्लाई देते हुए कहती है, ठीक है तो हम पहले शॉपिंग के लिए ही जाएंगे। काव्या, हम तुम्हें एक मॉल का एड्रेस सेंड कर रहे हैं, हमें वहीं मिलना तुम। पाखी हाँ कहकर कॉल कट कर देती है। थोड़ी ही देर बाद पाखी के फोन पर एक मैसेज आता है। पाखी वो मैसेज देखती है और फोन रखकर अपना काम करने लगती है। पाखी जल्दी से अपना काम खत्म करके अरुण के कैबिन में जाती है। पाखी, सर आपने आज सुबह कहा था हम घर जल्दी जा सकते हैं। अरुण, हम कहा था। पाखी, सर हमने अपना सारा काम कर दिया है आज का, तो क्या अब हम जा सकते हैं? अरुण, ठीक है तुम जाओ। पाखी अरुण से परमिशन लेने के बाद अपने कैबिन में आती है और अपना बैग लेती है और मॉल के लिए निकल जाती है। वो जाते हुए काव्या को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है। काव्या जब मॉल पहुंचती है तो देखती है पाखी उससे पहले ही पहुंच गई थी और उसके आने का इंतजार कर रही थी। दोनों ही मॉल के अंदर जाते हैं। मॉल काफी बड़ा था, पाखी को वहां आकर बहुत अच्छा लग रहा था। काव्या पाखी का हाथ पकड़ उसे गारमेंट शॉप की तरफ ले जाती है। काव्या और पाखी दोनों ही अपने लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे, तभी पाखी की नज़र एक सफेद रंग की लॉन्ग फ्रॉक सूट पर जाती है। पाखी पास जाकर उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। ठीक उसी टाइम एक दूसरा हाथ भी उस ड्रेस को लेने के लिए आगे बढ़ता है। पाखी अपने सामने खड़ी लड़की को देखती है जो बहुत ही प्यारी और मासूम लग रही थी। ब्लू टॉप और ब्लैक जीन्स में वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों ही उस ड्रेस पर एक साथ हाथ रखने के वजह से एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी पाखी उस लड़की से कहती है, आप ले लीजिए, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। वो लड़की न में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं ये मुझसे ज्यादा आप पर अच्छी लगेगी। तभी काव्या पाखी को ढूंढते हुए वहां आ जाती है। काव्या, क्या हुआ? पाखी से पूछती है। पाखी, कुछ नहीं, हम बस इनसे कह रहे थे ये ड्रेस हमसे ज्यादा इन पर अच्छी लगेगी। काव्या उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती है, आप कौन, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? वो लड़की न में अपना सर हिलाते हुए कहती है, नहीं हम एक दूसरे को नहीं जानते पर अब जान जाएंगे। तभी वो लड़की अपना एक हाथ पाखी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, माई सेल्फ माही खुराना। पाखी उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हमारा नाम पाखी दास है। तभी काव्या कहती है, कोई हमसे भी जान पहचान कर लो, और मुस्कुराते हुए कहती है, हम काव्या सिंह है। माही, आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पाखी, हमें भी, और तीनों हंसने लगती है।
तारांकन 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 तारांकन। चैप्टर 15 अरुण और पाखी की बिहास। तीनों ही लड़कियां वहां खड़ी एक दूसरे को अपना नाम बताकर हंसने लगती है। माही, मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी पाखी कहती है, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। दोनों की बातों को सुनने के बाद काव्या कहती है, वैसे बताओगी आप दोनों के बीच इस ड्रेस को लेकर क्या बातें हो रही थी? काव्या की बातें सुनकर माही कहती है, वो ये ड्रेस हम दोनों को ही पसंद आए और इस ड्रेस को लेने के लिए हम दोनों ने ही एक साथ अपना हाथ इस ड्रेस पर रखा। माही आगे कहती है, मैं इनसे यही कह रही थी ये ड्रेस आप ले आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी। काव्या माही की बातें सुनकर उस ड्रेस को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, बात तो सही कही तुमने माही, ये ड्रेस तो पाखी पर सच में बहुत अच्छी लगेगी। तभी पाखी कहती है, नहीं ये हमसे ज्यादा माही पर अच्छी लगेगी। माही पाखी को बीच में ही रोकते हुए कहती है, नहीं ये आप पर ज्यादा अच्छी लगेगी, आप इस ड्रेस में बिल्कुल आसमान से आई परी के जैसी लगेंगी। काव्या भी माही की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, पाखी यार सच में तुम पर ये बहुत अच्छी लगेंगी। पाखी दोनों को ही बेबस नजरों से देख रही थी, जैसे कह रही हो, इस ड्रेस को हमें ये दोनों खरीदवा कर ही मानेंगे। माही, आप ड्रेस एक बार पहनकर तो देखें, फिर यकीन हो जाएगा आपको आप इस ड्रेस में कितनी खूबसूरत लगती है। काव्या पाखी को चेंजिंग रूम की तरफ ले जाते हुए कहती है, एक बार ट्राई तो कर यार। माही जो दोनों के साथ ही चल रही थी काव्या को आंखों से इशारा करती है। वो दोनों ही पाखी को चेंजिंग रूम में धक्का दे देती है और रूम का दरवाजा बंद कर देती है। वो दोनों वही खड़ी एक दूसरे को देखकर हंसने लगती है। पाखी हाथ में पकड़ी ड्रेस को देखते हुए कहती है, अब अंदर आ गए हैं तो चेंज कर ही लेते हैं, देखते हैं कैसी लगती है ये हम पर। पाखी ड्रेस चेंज तो कर लेती है लेकिन उसकी जिप उससे बंद नहीं हो रही थी। वो काफी कोशिश करती है पर वो फिर भी बंद नहीं होती। पाखी झुंझलाते हुए कहती है, लगता है काव्या को बुलाना ही पड़ेगा। पाखी धीरे से चेंजिंग रूम का डोर खोलती है और बिना देखे वहां खड़े शख्स को अपना एक हाथ बढ़ाकर उसे अंदर खींच लेती है। वो उस शख्स को अंदर खींचते ही पाखी उसकी तरफ अपनी बैक करके झुंझलाते हुए कहती है, काव्या देखना यार इसकी तो जिप ही बंद नहीं हो रही है। पाखी के पीछे खड़ा शख्स जो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी उसके साथ ये हुआ क्या, वो उस आवाज को पहचान लेता है और चौंकते हुए कहता है, तुम। पाखी जो अभी तक ये समझ रही थी पीछे खड़ा शख्स काव्या है, वो उस आवाज को सुनते ही घबरा जाती है और अपने मन में ही कहती है, ये तो कोई आदमी है, ये कैसे हो सकता है। रूम के बाहर तो काव्या खड़ी थी। वो पीछे पलटकर उस आदमी को देखती है और अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आप। पाखी जो बिना दुपट्टे के खड़ी थी अरुण को अपने सामने देखकर अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करते हुए कहती है, आप यहाँ कैसे? बाहर तो हमारी दोस्त काव्या खड़ी थी। फ्लैशबैक को अरुण माही के साथ मॉल में आता है और उससे कहता है, जाओ कर लो शॉपिंग, 1 घंटा है तुम्हारे पास, इसके बाद में 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। माही, भाई बस 1 घंटा भाई, 1 घंटे में कौन शॉपिंग करता। एक तो आप मुझे हमारे ही मॉल में ले आए हो, ऊपर से मुझे 1 घंटे में शॉपिंग करने के लिए कह रहे हो। इससे अच्छा तो होता मैं खुद शॉपिंग कर लेती। माही मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहती है, अरुण, हमारे मॉल में लेट्स डिजाइन की ड्रेस होती है, जो तुम्हें यहाँ मिलेगा वो दिल्ली के किसी मॉल में नहीं मिलेगा। माही ओके कहती है। तभी अरुण का फोन रिंग होता है और वो कॉल पिक करते हुए माही से कहता है, तुम शॉपिंग करो, मैं अभी आता हूँ। माही हाँ बोलकर वहां से चली जाती है और अरुण बाहर चला जाता है। जब अरुण अंदर आता है तो वो माही को इधर उधर देखता है पर उसे माही कहीं नजर नहीं आती। तभी उसके पास मैनेजर आता है और कहता है, सर आप यहाँ। अरुण मैनेजर को देखते हुए कहता है, माही यहाँ शॉपिंग करने आए हैं, तुमने उसे देखा क्या? मैनेजर, सर मैम भी आई है। अरुण, हाँ अब बताओ देखा क्या तुमने? मैनेजर, सर देखा तो नहीं है पर मैम अगर शॉपिंग के लिए आए हैं तो वो उस तरफ गई होंगी। मैनेजर दूसरी ओर इशारा करते हुए कहता है, वहां न्यू कलेक्शन की डिजाइनर ड्रेस है, इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही उस स्टोर में है। अरुण, ठीक है। मैनेजर, सर आप चलकर ऑफिस में बैठे, मैं मैम को लेकर आता हूँ। अरुण, नहीं तुम अपना काम करो, मैं खुद देख लूंगा। ये कहकर अरुण वहां से उस स्टोर की तरफ चला जाता है। वहां जाकर देखता है माही एक लड़की से हंसते हुए बातें कर रही थी। अरुण माही को वहां देखकर उसकी ओर जाने लगता है। वो अपने हाथ में लिए फोन में कुछ देखते हुए जा रहा था। माही और काव्या जो चेंजिंग रूम के बाहर खड़ी बातें कर रही थी, तभी माही काव्या को दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहती है, वहां पर वेस्टर्न ड्रेस का बहुत अच्छा कलेक्शन है, तुम देखना चाहोगी? काव्या, हाँ चलते हैं, जब तक पाखी भी ड्रेस चेंज करके आ जाएगी।
दोनों ही वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। उनके जाते ही अरुण वहां पहुंचता है। वो अपनी नजरें फोन से हटाकर सामने देखता है तो उसे माही नहीं दिखती। तभी वो बड़बड़ाते हुए कहता है, चीकू को अभी तो यही देखा था, कहाँ चली गई। अरुण वही खड़े रहकर माही को इधर उधर देखने लगता है। तभी एक हाथ आगे आता है और अरुण के हाथ को पकड़ लेता है। अरुण कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो हाथ उसे रूम के अंदर खींच लेता है। फ्लैशबैक एंड अंडरस्कोर। अब आगे अरुण अपने सामने खड़ी पाखी को देखता है जिसने अपने दोनों हाथों से खुद को कवर कर रखा था। वो पाखी की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम अपनी ड्रेस सही कर लो। पाखी, नहीं नहीं, आप जा नहीं सकते। अरुण पीछे मुड़कर पाखी को देखते हुए कहता है, तो तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हें ड्रेस चेंज करते हुए देखूं? पाखी अरुण की बातें सुनकर गुस्से से कहती है, आप पागल हो गए हैं क्या? हमने ऐसा कब कहा? अरुण, तो तुम करना क्या चाहती हो मुझे यहाँ रोककर? पाखी अपने दांत पिसते हुए कहती है, आपके दिमाग में ऐसे बकवास ख्याल ही आते हैं क्या? अरुण उसे घुरकर देखता है। पाखी आगे कहती है, अगर आप अभी बाहर जाएंगे और किसी ने देख लिया तो सब हमें गलत समझेंगे। अरुण, समझने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अपने कोट को ठीक करते हुए कहता है। पाखी, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें फर्क पड़ता है। पाखी दरवाजे को हल्का सा खोलकर देखती है तो बाहर कुछ लड़कियां इधर उधर घूम रही थी। उनके हाथ में कपड़े थे, शायद वो चेंजिंग रूम के खाली होने का ही वेट कर रही थी। पाखी वापस से दरवाजा बंद करते हुए अपने सर पर हाथ रखकर वही दीवार के सहारे बैठ जाती है। अरुण उसे ऐसे करते देख पूछता है, क्या हुआ? पाखी, होना क्या है, जिसका डर था वही हुआ। बाहर कुछ लोग खड़े हैं, शायद उन्हें भी चेंज करना है। अरुण अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहता है, पहले तुम अपनी ड्रेस ठीक करो। अरुण की बातें सुन पाखी खुद को देखती है तो उसकी ड्रेस उसके कंधे से थोड़ी उतरी हुई थी, जिसे देख पाखी जल्दी से अपने हाथ से उसे ठीक करते हुए कहती है, वो इस ड्रेस की जेब बंद नहीं हो रही, इसलिए ये बार बार ऐसे हो रही है। अरुण, पहले तुम खड़ी जाओ। पाखी अरुण की बात मानकर खड़ी होती है। अरुण, पीछे पलटो। पाखी, क्यों? अरुण, तुम सबके सामने ऐसे जाओगी बाहर? पाखी ना में सर हिलाती है और अरुण से कहती है, पर आप देखेंगे नहीं। अरुण, मुझे कोई शौक भी नहीं है देखने का। पाखी पीछे मुड़ती है और शीशे में देखती है खुद को। अरुण पाखी के ठीक पीछे खड़ा था और दूसरी तरफ देख रहा था। पाखी शीशे में अरुण को देख रही थी। अरुण अपने हाथ से पाखी की ड्रेस की जिप को पकड़ता है तो उसका हाथ पाखी की कमर से टच हो जाता है। अरुण के छूने से पाखी को अपनी बॉडी में सिहरन महसूस होती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है तो वही अरुण भी दूसरी तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे भी कुछ महसूस हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो। तारांकन।